एपिसोड 306। करण को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ ईशांत से मुलाकात होगी और ईशांत को भी करण से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ईशांत की नज़र उर्मिला के हाथ पर पड़ी जो करण की बांह को थामे हुए थी और उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। क्या करण शिमला में नहीं है? क्या वो प्रियंका का पति नहीं है? अब उर्मिला के साथ उसका क्या कनेक्शन है? उर्मिला को नहीं पता था कि ईशांत और प्रियंका पुराने सहपाठी हैं और न ही उसे ये मालूम था कि करण और ईशांत पहले मिल चुके हैं और एक दूसरे को जानते हैं। मिस्टर ईशांत, नमस्ते, ईशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस उर्मिला, नमस्ते मिस्टर करण, फिर से मिले। उर्मिला की मुस्कान ठिठक गई और उसने हैरानी से करण की ओर देखा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? करण ने हल्के से मुस्कुराते हुए बताया। वो प्रियंका का कॉलेज का दोस्त है। वो शिमला बिजनेस के सिलसिले में आया था और हम पहले एक साथ डिनर कर चुके हैं। उर्मिला की आंखें थोड़ी और चौड़ी हुईं। इतना संयोग, ये तो सचमुच किस्मत की बात है। उर्मिला ने ऐसा कहा, लेकिन उसका हाथ जो करण की बांह को पकड़े हुए था उसने जरा भी ढील नहीं दी। अभी भी वही प्यार भरी पकड़ थी। सचमुच किस्मत है, लेकिन तुम्हारा हाथ अभी भी क्यों पकड़ा हुआ है? करण उर्मिला की सोच को समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उसे खुद ही डील करने दिया। बैठने के बाद ईशांत खुद को रोक नहीं पाया और दोनों के रिश्ते के बारे में पूछने लगा। मुझे नहीं पता था कि मिस उर्मिला और मिस्टर करण एक दूसरे को जानते हैं और लगता है कि रिश्ता भी काफी अच्छा है। करण ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। उर्मिला ने हंसते हुए कहा, प्रियंका और मैं तो बहनों जैसी हैं। बहनों जैसी? क्या पति भी शेर हो सकता है? ईशांत का दिमाग अंदर ही अंदर पागल हो रहा था, लेकिन बाहर से उसने पूछा, मिस उर्मिला, तुम प्रियंका को भी जानती हो? उर्मिला ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल जानती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने एक साथ डिनर किया था और मैंने तो उसे नशे में भी चढ़ा दिया था। क्या प्रियंका इसे बर्दाश्त कर सकती है? ईशांत को अजीब सा दुख और गुस्सा महसूस हुआ। जिस देवी जैसी लड़की को वो पसंद करता था उसने एक ऐसे आदमी से शादी की थी। और सबसे जरूरी बात, उर्मिला के कहने के मुताबिक प्रियंका को करण और उर्मिला के अफेयर के बारे में पता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तीनों ने तो खुशी खुशी एक साथ डिनर भी किया और प्रियंका को उर्मिला ने नशे में चढ़ा दिया। नशे में चढ़ने के बाद क्या हुआ? इन तीनों के बीच कैसी कहानी चली? बस यही सोचकर ईशांत की आंखें लाल हो गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने तो देवी की तरह पवित्र और ठंडी बनती हो, लेकिन दूसरे मर्दों के सामने इतनी आज्ञाकारी। ईशांत ने फैसला कर लिया कि वो इस मामले को आखिरी हद तक ले जाएगा और साफ जवाब मांगेगा। तो मिस उर्मिला, तुम्हारा और मिस्टर करण का रिश्ता क्या है? उर्मिला ने करण की ओर प्यार भरी नजरों से देखा। दोस्त? दोस्त? ईशांत को लगा जैसे उसका खून उबल पड़ा। तुम्हारी आंखों में वो नरमी लोगों को पिघला देगी। वो नजरें, वो नजदीकी। अगर तुम करण के साथ सोई नहीं हो तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। ईशांत का दिल और सख्त हो गया और उसने फैसला किया कि वो बाद में करण की शिकायत करेगा। तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। भले ही मैं तुम्हारी शादी न बिगाड़ पाऊं, लेकिन थोड़ा गड़बड़ जरूर कर दूंगा। दिन तो जाहिर तौर पर मजेदार नहीं रहा। हालांकि सबके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कानें बहुत औपचारिक थीं क्योंकि हालात साफ थे। क्या उर्मिला करण को इसलिए नहीं लाई थी कि वो ईशांत को बता सके कि उसका अब बॉयफ्रेंड है? जब उसे पता चला कि करण और ईशांत एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो उर्मिला ने सारी बातें खुलकर रख दी, कुछ भी नहीं छिपाया। मैं करण के साथ दोस्त हूँ, वो वाला दोस्त जिसमें प्यार भरी नज़दीकियाँ और बिस्तर की दोस्ती शामिल है। मैं करण की ऐसी दोस्त बनना चाहती हूँ, बजाय इसके कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूँ। अपमान! ईशांत को लगा कि उसका गहरा अपमान हुआ है। पहले प्रियंका ने करण को लाकर बताया था कि वो शादीशुदा है और ये उसका पति है। अब जब उसने उर्मिला को पसंद किया, इस आकर्षक औरत ने फिर से करण को लाकर बताया कि वो दोस्त हैं। वो इस डिनर को और नहीं खा सकता था। डिनर ज्यादा देर तक नहीं चला। लगभग 1 घंटे बाद तीनों रेस्तरां से निकले और औपचारिक तरीके से अलग हो गए। उर्मिला अभी भी करण को प्यार से पकड़े हुए ईशांत की जटिल नजरों के सामने कार में बैठ गई। उसने दरवाजा बंद किया, पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए बोली, क्या प्रियंका ने भी तुम्हें पहले अपने लिए ढाल बनाया था? करण ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आज फिर ऐसा होगा। उर्मिला ने आंख मारी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो प्रियंका के पास तुम्हारी शिकायत करने जाएगा? करण ने सोचा, मुझे लगता है कि जाएगा। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम क्या करोगे? क्या मुझे प्रियंका को सफाई देनी पड़ेगी? करण ने उर्मिला को एक नज़र देखा। छोड़ो, पहले से ही इतना गड़बड़ है, तुम और आग में घी डालना चाहती हो। उर्मिला हल्के से हंसी। मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। करण ने हल्का सा तंज कसा। बस करो, तुम तो अभी इस गड़बड़ को और बढ़ाने के मूड में हो, है ना? उर्मिला ने हंसते हुए कहा, ये प्रियंका के तुम्हारे लिए प्यार को परखने का अच्छा मौका है। देखना कि वो तुमसे क्या कहती है और मुझे जरूर बताना।
जब उर्मिला और करण कार में मजाक कर रहे थे, ईशांत अपनी कार में बैठा, लेकिन उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट नहीं की। उसने अपना मोबाइल निकाला और प्रियंका को मैसेज भेजा। ईशांत, मैंने अभी उर्मिला को डिनर के लिए बुलाया था और तुम यकीन नहीं करोगी कि मैंने किसे देखा। ईशांत कार में बैठा मोबाइल स्क्रीन को घूरता रहा, थोड़ा बेचैन था कि प्रियंका क्या जवाब देगी। डिंग, मैसेज आया। प्रियंका, क्या तुमने करण को देखा? ईशांत हैरान रह गया। उसने इतनी जल्दी अनुमान कैसे लगा लिया? क्या उसे सचमुच उर्मिला और करण के इस अस्पष्ट रिश्ते के बारे में पता था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था? ईशांत, तुमने इतना सटीक कैसे अनुमान लगाया? प्रियंका, तुम जानते हो, उर्मिला जानती है और मुझे भी पता है, तो ये सिर्फ करण ही हो सकता है। ईशांत को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि इस मैसेज का जवाब कैसे दे। तुम्हारा रिएक्शन ठीक नहीं है, बड़ा बेपरवाह है, तुम मुझे यहाँ मुश्किल में डाल रही हो। ईशांत ने सोचा, फिर अपनी बात को संभाला और मैसेज का जवाब देना शुरू किया। उर्मिला करण की बांह पकड़े हुए थी, बहुत करीबी लग रही थी। उनका रिश्ता क्या है, तुम्हें पता है? प्रियंका, दोस्त, जहां तक मुझे पता है। फिर भी, रिमाइंडर के लिए शुक्रिया। अब देर हो रही है, मैं फेस मास्क लगाने जा रही हूँ। बाद में बात करते हैं। दोस्त, उसे सचमुच पता है, मैंने जानबूझकर बताया कि वो हाथ पकड़े हुए थे और करीबी लग रहे थे, फिर भी तुम्हारा जवाब इतना बेपरवाह क्यों है? क्या तुम वही पवित्र और ठंडी देवी हो जिसे मैं जानता था? ईशांत की आंखों में जलन और अनिच्छा उमड़ पड़ी। जब प्रियंका ने कहा था कि उसकी शादी हो गई है, एक तयशुदा शादी, भले ही उसे ये बात थोड़ी अटपटी लगी थी, लेकिन आखिरकार उसने इसे स्वीकार कर लिया था। आखिर उसे पता था कि प्रियंका और उसके दादाजी एक दूसरे पर निर्भर थे और वो हमेशा अपने दादाजी की बात मानती थी। अगर उसके दादाजी ने उसके लिए पति चुना तो वो जरूर मान लेती, चाहे उसका मन कुछ भी हो। ईशांत को भले ही अनिच्छा और निराशा हुई, लेकिन वो अविवेकी नहीं था। लेकिन आज की घटना ने उसकी सारी हदें तोड़ दी। मैं तुम्हें खजाने की तरह संजोता हूँ, लेकिन तुम खुद को घास की तरह ट्रीट करती हो। अगर तुम खुद की रक्षा नहीं करती तो मुझे तुम्हारी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे तुम नहीं मिल सकती तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और करण, मैं तुम्हें जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। ईशांत का चेहरा सख्त हो गया और उसने एक फ़ोन कॉल किया। भाई NAGESH, मैं जल्द ही कुछ लोगों का हिसाब करने वाला हूँ। मुझे कुछ आदमियों की ज़रूरत है। फ़ोन से एक जोशीली आवाज़ आई। कौन इतना अंधा है कि उसने यंग मास्टर ईशांत को छेड़ दिया? ये तो अपनी कब्र खुद खोदने जैसा है। क्या वो जीने से तंग आ चुके हैं? ईशांत ने लापरवाही से जवाब दिया, क्या मैं कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स उधार ले सकता हूं जो काम बिना निशान छोड़े कर सकें? बिल्कुल, आदमी ने जोशीले अंदाज में जवाब दिया। तुम्हें कब चाहिए? क्या वो भी कल्टीवेटर्स हैं? ईशांत ने सोचा, प्रियंका तो कल्टीवेटर नहीं थी और करण एक रिटायर्ड सैनिक था, वो शायद कल्टीवेटर भी नहीं था। अगर उसने कुछ प्रैक्टिस भी की हो तो वो बस कुछ रफ मूव्स ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो हैं। ईशांत ने जवाब दिया, फिर जोड़ा, सुरक्षा के लिए मुझे कुछ कुशल लोग भेज दो। कल? ठीक है, मैं खुद इंतजाम करूंगा और उन्हें तुम्हारे पास भेजूंगा। शुक्रिया, बाद में एक ड्रिंक साथ में लेंगे। आदमी हंसा। अच्छा, तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार है। ईशांत ने फोन काट दिया, उसकी आंखें ठंडी थीं। प्रियंका, ये तुमने खुद बुलाया? तुमने मुझे मजबूर किया। उर्मिला ने जो गड्ढा खोदा था उसे देखते हुए करण को आखिरकार उर्मिला के साथ मौज मस्ती करने की हिम्मत नहीं हुई और उसने उसे होटल वापस भेज दिया। कमरे में घुसते ही करण का दिल थोड़ा शांत हुआ। अजीब सा लग रहा था जैसे वो अपनी पत्नी को बिना बताए चुपके से घर लौट आया हो। करण ने नहाया और बाहर आया तो देखा कि प्रियंका का नया मैसेज आया था। प्रियंका, अभी टाइम ठीक है? करण का दिल धक से बैठा। क्या वो उसका ऑडिट करने वाली थी? करण, मैं अभी अभी नहाकर आया हूँ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? प्रियंका, मैं खुद आ रही हूँ। करण दरवाजे पर गया, कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि प्रियंका एक ड्रेस पहने उसकी ओर आ रही थी। अरे, वो आज बाथरोब में नहीं है, स्टाइल बदल लिया। करण को अजीब सा तनाव महसूस हुआ। इतनी रात को तुम अभी भी कपड़े क्यों पहने हो? जैसे ही उसने ये बोला, करण को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से सफाई दी। अरे, मेरा वो मतलब नहीं था, बस इतना कि तुम आमतौर पर पजामा या बाथरोब पहनती हो। आज इतना फॉर्मल बदलाव देखकर मैं हैरान हूँ। प्रियंका मुस्कुराई, कमरे में आए और पूछा, तुम सोने की तैयारी कर रहे हो? करण प्रियंका की मंशा समझ नहीं पाया और अस्पष्ट जवाब दिया, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, सोचा बिस्तर पर लेटकर टीवी देखूं। प्रियंका ने अचानक धीमे से कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। करण चौंक गया, तुम्हारा मतलब शिमला से है या मल्होत्रा परिवार के बचपन के घर से? प्रियंका ने करण को घूरा, मेरे बचपन का घर। करण ने पूछा, अभी? प्रियंका ने होंठ सिकोड़े, क्या ये परेशानी वाला होगा? करण ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, मैं तो फुल एनर्जी में हूं और मुझे नहीं पता क्या करूं। तो चलो चलते हैं। प्रियंका की आंखों में हैरानी चमकी, थैंक यू।
करण हंसा, कोई बड़ी बात नहीं। क्या वहाँ सब कुछ पैक नहीं है? मैं बस कपड़े बदलता हूँ और हम निकलते हैं। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। करण ने जल्दी से कपड़े बदले और राहत की सांस ली। क्या ईशांत ने शिकायत नहीं की? ये तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। बाद में थोड़ा टटोलना पड़ेगा। कार मल्होत्रा परिवार के घर पर पहुंची और बंद गेट को देखते हुए प्रियंका ने आज्ञाकारी ढंग से सिर घुमाया और पूछा, तुम्हें पासवर्ड पता है? करण ने हंसते हुए कहा, पासवर्ड नहीं पता। हमने पहले नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं और मैंने पूछा भी नहीं। प्रियंका थोड़ा निराश हुई और बोली, ठीक है, फिर हम कल वापस आएंगे। करण ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब? क्या हम दीवार पर नहीं चढ़ सकते? ये हमारा अपना घर है और बिना पासवर्ड के भी हमें अंदर जाने की इजाज़त है ना? प्रियंका की आंखें हैरानी से फैल गईं। सचमुच? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? करण ने कार को दीवार के नीचे पार्क किया, प्रियंका को बाहर आने को कहा, फिर झुका और बोला, आओ मेरी पीठ पर चढ़ो। प्रियंका को पहले करण ने नशे में उसे पीठ पर उठाया था और पूरी रात उसकी बाहों में सोई थी, तो उसे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाया और करण की गर्दन को पकड़ लिया। करण के पैरों की उंगलियों ने हल्के से जमीन को छुआ और उसका शरीर चुपके से एक नाइटिंगेल की तरह उछला और स्थिर रूप से दीवार पर उतरा। एक और छलांग के साथ वो विला के अंदर पहुंच गए। तुम्हारा बेडरूम कौन सा है? इस परिचित जगह पर खड़े होकर प्रियंका का चेहरा थोड़ा असमंजस में था और उसने सहज रूप से दूसरी मंजिल पर एक छोटे से बालकनी वाले कमरे की ओर इशारा किया। वो मेरा कमरा है और मेरे मम्मी पापा का कमरा वहाँ है। करण हंसा, पकड़ो अच्छे से। करण ने छलांग लगाई, उसके पैर की उंगलियों ने दीवार के कोने को हल्के से छुआ और उसका शरीर स्थिर रूप से उड़कर दूसरी मंजिल की छोटी बालकनी पर उतरा। बालकनी से कमरे का दरवाजा खुला था। वो कमरे में दाखिल हुए और करण ने बेड के सिरहाने की लाइट ढूंढकर ऑन की। कमरा साफ था, लेकिन बेड पर सिर्फ गद्दा था, बिना चादर, तकिए या रजाई के। पूरा कमरा कुछ खाली खाली सा लग रहा था। प्रियंका ने धीमे से कहा, लेआउट तो वही है, लेकिन बाकी सब कुछ बदल गया। करण ने उसे सांत्वना दी, इतने साल हो गए, बदलाव तो होंगे ही। जरूरी बात यह है कि हमने इसे वापस ले लिया ना? प्रियंका ने सिर हिलाया, मुझे घर दिखाओ। करण प्रियंका की भावनाओं को समझ गया और मुस्कुराया, ठीक है, मुझे अपने बचपन के बारे में बताओ। प्रियंका ने सिर हिलाया और खुद से करण का हाथ पकड़ लिया, बाहर की ओर बढ़ते हुए। ये दादाजी और दादी का कमरा है। ये मेरे मम्मी पापा का कमरा है। ये डाइनिंग रूम है। हम सब यहाँ बैठकर खाना खाते थे, मैं यहाँ बैठती थी, मेरे दादाजी यहाँ और मेरे मम्मी पापा यहाँ। प्रियंका की बातें सुनते हुए करण को अचानक एक सवाल याद आया। प्रियंका, मैंने तुम्हें मल्होत्रा परिवार के बारे में बात करते सुना है, लेकिन तुम्हारी मम्मी के परिवार का क्या? जब तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो क्या वो लोग सामने नहीं आए? प्रियंका ने समझाया, कुछ लोग आए थे, लेकिन गिल परिवार अब कमजोर हो चुका है। अब वो एक आम परिवार हैं और मेरे मम्मी पापा की मुसीबत में उनकी मदद नहीं कर सके। इसके अलावा मेरे नाना नानी अभी भी मल्होत्रा परिवार को अपनी बेटी की बदकिस्मती का जिम्मेदार मानते हैं। चूंकि मेरे दादाजी ने मेरी देखभाल की, वो बाद में नहीं आए। मैं बस कभी कभी उनसे मिलने जाती थी। करण ने जिज्ञासा से पूछा, तुमने कहा कि गिल परिवार कमजोर हो गया, क्या वो पहले बहुत ताकतवर थे? प्रियंका की आंखें हल्की सी चमकी। मैंने अपने दादाजी से सुना कि गिल परिवार पहले एक कल्टीवेटर परिवार था, लेकिन उनके कल्टीवेटर्स ज्यादा ताकतवर नहीं थे और कल्टीवेशन वर्ल्ड में उनकी हैसियत ज्यादा ऊंची नहीं थी। लेकिन फिर गिल परिवार ने एक जीनियस पैदा किया जो शायद मेरी पर नानी थी। खैर, वो बहुत दूर की रिश्तेदार थीं और उनके कारण गिल परिवार बहुत मशहूर हो गया। करण की आंखें चौड़ी हो गईं, सचमुच ताकतवर? कितनी ताकतवर? प्रियंका ने सोचा, कहा जाता है कि वो एक चक्रवीर थीं। करण की आंखें चमक उठीं, वो तो सचमुच कमाल है। एक चक्रवीर के सपोर्ट के साथ गिल परिवार को कौन छेड़ने की हिम्मत करता? पासवान परिवार को देखो, उनके पास सिर्फ एक मास्टर है, लेकिन वो इतने घमंडी हैं, चंडीगढ़ पर राज करते हैं। अगर एक चक्रवीर हो तो चंडीगढ़ तो क्या, राष्ट्रीय स्तर पर भी वो टॉप लेवल एक्सपर्ट होंगे। कौन उन्हें इज्जत नहीं देगा? प्रियंका हंसी, हाँ, तो जब वो बुजुर्ग जीवित थीं, तब गिल परिवार को कोई छू नहीं सकता था। लेकिन उनके गायब होने के बाद गिल परिवार तेजी से गिर गया। बाद की पीढ़ियों में कोई ताकतवर कल्टीवेटर नहीं निकला और वो धीरे धीरे आम लोग बन गए। करण ने आंखें झपकाईं, गायब हो गईं। प्रियंका ने सिर हिलाया, मुझे ठीक ठीक नहीं पता, शायद मेरे दादाजी को भी नहीं पता, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो अचानक गायब हो गईं। करण ने शक के साथ पूछा, क्या उन्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया? प्रियंका ने सिर हिलाया, मुझे कैसे पता? मुझे नहीं मालूम कि गिल परिवार को सच पता है या उन्होंने दूसरों को भटकाने के लिए ऐसा कहा। शायद उन्हें सचमुच नहीं पता, ये साफ नहीं है। करण ने सिर हिलाया, कल्टीवेटर परिवार ऐसे ही होते हैं। उन्हें एक ताकतवर शख्स की जरूरत होती है जो उनका सहारा बने, वरना दूसरों के लिए उन्हें निगलना आसान होता है। प्रियंका को अचानक कुछ याद आया।
हाँ, वैसे एक मज़ेदार कहानी है। मेरी कजिन और मैं ट्विंस की तरह दिखते हैं, लेकिन हमारी शक्लें असल में उनकी तरह हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे जीन उनके जैसे ही हैं। तुम गिल परिवार की चक्रवीर से काफ़ी मिलती जुलती हो ना? हाँ, प्रियंका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल वैसी ही, लेकिन कम से कम 80% तो मिलती ही हूँ। वैसे मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा की फ़ोटो दिखाती हूँ। प्रियंका ने अपना मोबाइल निकाला और एक फ़ोटो खोली। देखो, ये मेरी बचपन की फ़ोटो है। मेरे मम्मी पापा की तस्वीरें देखो। मैं अपनी मम्मी से सिर्फ 3 हिस्सों जितनी मिलती हूँ और पापा से तो और भी कम। करण ने फोटो को गौर से देखा, जिसमें प्रियंका अभी बहुत छोटी थी। उसके पापा हैंडसम और स्थिर दिख रहे थे, जबकि उसकी मम्मी ग्रेसफुल और एलिगेंट लग रही थी। एकदम परफेक्ट जोड़ी। तीनों के चेहरों की तुलना करने और सामने खड़ी बड़ी प्रियंका को देखने के बाद करण को लगा कि प्रियंका ने सही कहा। प्रियंका वाकई अपनी मम्मी से सिर्फ 3 हिस्सों जितनी मिलती थी और अपने पापा से तो बिल्कुल नहीं। करण ने मजाक में कहा, लगता है गिल परिवार के जीन वाकई कमाल के हैं। इतनी पीढ़ियों बाद भी तुम इतनी मिलती जुलती हो। लेकिन मैंने सुना है कि गिल परिवार की वो बुजुर्ग चक्रवीर न सिर्फ कल्टीवेशन में ताकतवर थी, बल्कि एक खूबसूरत हसीना भी थी। शायद कल्टीवेशन वर्ल्ड में उनके ढेर सारे चाहने वाले रहे होंगे। प्रियंका मुस्कुराई और बोली, वो तो स्वाभाविक है। मैंने सुना है कि किसी ने उन्हें लिंगफैंग फेरी का निकनेम भी दिया था। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उनका रुतबा कैसा रहा होगा। करण हंसा। जब तुम कहती हो कि तुम उनसे 80% मिलती हो, तो मैं आसानी से अंदाजा लगा सकता हूं कि वो कैसी दिखती होंगी। चक्रवीर के लिए ऐसा निकनेम एकदम फिट है। दोनों हंसते बात करते हुए पूरे घर में घूमे, जिसमें बैकयार्ड भी शामिल था। प्रियंका ने करण के साथ अपनी कई पुरानी यादें साझा की। इस दौरान प्रियंका की भावनाएं काफी हल्की हो गईं। आखिरकार दोनों प्रियंका के बेडरूम में लौटे, जहां उसने गद्दे को हाथ से दबाया और हंसते हुए पूछा, यहाँ तो चादर भी नहीं है, क्या हम इस पर सो सकते हैं? करण हंसा। गद्दे की क्या बात, अगर फर्श भी होता तो मैं आसानी से सो जाता। लेकिन तुम मैनेज कर लोगी, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो हो ही। प्रियंका ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, और चूंकि रात काफी हो चुकी थी, दोनों ने और कहीं नहीं घूमने का फैसला किया और सीधे बेड पर लेट गए। करण ने देखा कि प्रियंका अपनी स्लीपिंग पोजीशन एडजस्ट करने के लिए सिर हिला रही थी, तो उसने अपनी बांह बढ़ाई। क्यों न मेरी बांह को तकिया बना लो? प्रियंका ने होंठ सिकुड़े। सुन्न नहीं हो जाएगी। करण हंसा और बोला, मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मेरी ऊर्जा और खून प्रचुर है। तुम्हारा वजन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। भले ही सुन्न हो भी जाए, वो ये तो नहीं कह सकता था। थैंक यू। प्रियंका ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाए, उसने अपना सिर करण की बांह पर टिका दिया और आधा उसकी बाहों में लेट गई। इस परिचित कमरे में लेटकर भले ही सारी सजावट बदल चुकी थी, लेकिन वो सुकून भरा परिचित एहसास अभी भी था। प्रियंका की भावनाएं पहले उतार चढ़ाव में थीं, लेकिन अब शांत होकर उसे नींद आने लगी और वो जल्द ही गहरी नींद में सो गई। करण ने प्रियंका को देखा, जो अनजाने में उसकी बाहों में एक बिल्ली की तरह सिकुड़ गई थी, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ सेकंड बाद करण अचानक होश में आया। क्या वो पहले उसकी सोच टटोलने वाला नहीं था? वो भूल कैसे गया? शायद पहले की बातचीत, जो पुरानी यादों से भरी थी, की वजह से करण ने अनजाने में ऐसा कोई टॉपिक नहीं उठाना चाहा जो प्रियंका का मूड खराब कर दे। क्या ईशांत ने शिकायत की या नहीं? थोड़ा सोचने के बाद करण ने पूछने का इरादा छोड़ दिया। चाहे ईशांत ने शिकायत की हो या नहीं, चूंकि प्रियंका ने खुद से कुछ नहीं पूछा, तो अगर वो इस मुद्दे को उठाएगा तो क्या ये उसकी गिल्ट का साफ संकेत नहीं होगा? अगर ईशांत ने शिकायत नहीं की, तो पूछने से तो वो खुद ही चाकू की नोक पर चलने जैसा होगा। और अगर उसने शिकायत की लेकिन प्रियंका को फर्क नहीं पड़ता, तो पूछना भी अपनी कब्र खुद खोदने जैसा होगा। तो उसने पूछने का इरादा छोड़ दिया। सुबह होने पर प्रियंका हमेशा की तरह जागी और देखा कि करण ने भी आंखें खोल लीं। वो मुस्कुराई और बोली, हमें होटल वापस जाना चाहिए, नहाना धोना और कपड़े बदलने हैं। ऐसे तो काम पर नहीं जा सकते। करण हंसा। ठीक है, तुमने कैसी नींद ली? प्रियंका मुस्कुराई, बहुत अच्छी। बाद में हम कुछ बेडशीट और तकिए लेंगे, फिर हम यहाँ सीधे सो सकते हैं। करण हंसा। ठीक है, तो काम खत्म करने के बाद हम साथ में शॉपिंग करेंगे। शाम को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। प्रियंका की आंखें खुशी से चमक उठीं। कूल, आज रात को साथ में डिनर करेंगे। हाँ बिल्कुल। दोनों आराम से काम पर गए और एक और दिन निकम्मेपन में गुजारा। एक वक्त तो उन्हें उत्सुक और गपशप करने वाली उर्मिला से भी निपटना पड़ा, जो ये जानने में बहुत उत्साहित थी कि ईशांत की शिकायत के बाद प्रियंका ने क्या रिएक्शन दिया। जब उसे पता चला कि करण ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा और प्रियंका ने भी कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखाया, तो उर्मिला हंसी। दो ही संभावनाएं हैं, या तो ईशांत ने शिकायत नहीं की, या फिर प्रियंका तुमसे निपटने का प्लान नहीं बना रही और बस ऐसा दिखा रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। करण हंसा। मुझे पता है, तो जाहिर है कि मैं मुसीबत मोल नहीं लूंगा। उर्मिला हंसी। अगर पहली वाली बात है तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं।
लेकिन अगर दूसरी वाली बात है तो उसका रिएक्शन काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। शायद अगर तुम थोड़ी मेहनत करो तो लाल झंडा नहीं गिरेगा और रंग बिरंगे झंडे लहराएंगे। तुम्हें अभी भी मौका मिल सकता है। मुझे लगता है ये नीली धारी वाला ग्रिड अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है? ये वाकई अच्छा लग रहा है। ये हल्के रंग का कपास का फूलों वाला पैटर्न भी बुरा नहीं है। हाँ, ये भी वाकई अच्छा है। हालांकि शॉपिंग के दौरान करण की असल राय लगभग 0 थी और वो ज़्यादातर प्रियंका की बातों का समर्थन कर रहा था, फिर भी प्रियंका खुश और उत्साहित दिख रही थी। इस पल में प्रियंका अब वो निर्णायक कंपनी प्रेसिडेंट नहीं थी, बल्कि एक खुशहाल युवा पत्नी थी जो अपने पति के साथ नया घर सजाने के लिए शॉपिंग कर रही थी। प्रतिभा उनके साथ नहीं थी, क्योंकि ग्रेट मास्टर करण के साथ होने पर कौन सा खतरा हो सकता था। और अगर कोई असल खतरा होता तो अगर करण उसे हैंडल नहीं कर पाता तो प्रतिभा वहां होती भी तो क्या कर पाती। शॉपिंग खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी खरीदारी को कार में लादा और खुशी खुशी मल्होत्रा परिवार के पुराने घर की ओर बढ़े। कमरे में घुसते ही दोनों ने अपनी खरीदारी को बेडरूम में ले गए और फिर प्रियंका ने चीजें सजाना शुरू किया। बेड बिछाना, तकिए के कवर डालना और बाथरूम में टॉयलेटरीज व्यवस्थित करना। तुम मास्टर बेडरूम में क्यों नहीं रहती? प्रियंका मुस्कुराई और बोली, मैं अपने कमरे में रहूंगी। मास्टर बेडरूम को मैं अपने मम्मी पापा की याद में छोड़ दूंगी। वैसे भी जगह तो काफी है। करण ने सिर हिलाया उसकी बात को समझते हुए। करण ने प्रियंका के 1.5 मीटर के बेड को देखा और हंसा, मैं कहाँ सोऊं? सामने वाले गेस्ट रूम में। प्रियंका की आंखों में शर्मिंदगी और घबराहट की एक झलक दिखी, लेकिन उसने शांत और बेपरवाह दिखने का ढोंग किया। मैंने आज सिर्फ एक कमरे के लिए बेडिंग खरीदी है, तो हम साथ में एडजस्ट करेंगे। वैसे भी कल रात हमने गद्दे पर सो लिया था और आज रात मुझे तुम्हारी बांह को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी मर्जी से उसे अपने कमरे और बेड में शेयर करने दे रही थी। 1.5 मीटर का बेड। ये वो डबल बेड नहीं था जो प्रियंका के पिछले घर में था, नहीं होटल का वो बड़ा बेड। एक साथ सोने से तो पहले जितना आराम नहीं होगा। कल रात एक खास स्थिति थी, दोनों ने कपड़े उतारे बिना ही सो लिया था। लेकिन अब ये उनका घर है, कपड़े पहनकर तो नहीं सो सकते ना। हालांकि पतझड़ करीब है, लेकिन मौसम अभी भी कुछ गर्म है। ऐसे मौसम में मोटे कपड़े पहनना ठीक नहीं है ना। अगर दोनों एक साथ सटकर सोएंगे तो क्या आसानी से कुछ हो नहीं जाएगा? करण ने सोचा लेकिन लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है, जैसा तुम कहो, बस मुझे अपने पैरों से बेड से नीचे न धकेल देना। प्रियंका ने करण को तिरछी नजर से देखा, तुम एक ग्रेट मास्टर हो, क्या मैं तुम्हें हिला भी सकती हूँ? तुम्हारा एक थप्पड़ मुझे मार डाल सकता है। दोनों की इस नोक झोंक ने प्रेमपूर्ण और अजीब माहौल को हल्का कर दिया। तुम पहले नहाओ, तुम धूल और पसीने से भरे हो। करण ने मना नहीं किया, आखिर लड़कियों को नहाने में ज्यादा टाइम लगता है। जब तक वो नहाकर, बाल सुखाकर और तैयार हुए तब तक आधी रात हो चुकी थी। प्रियंका बेड पर लेट गई और लाइट बंद कर दी। 1.5 मीटर के बेड पर करण और प्रियंका बहुत करीब थे। हालांकि दोनों ने पजामे पहने थे, लेकिन पतले कपड़े ऐसे थे जैसे कुछ पहना ही न हो, जो संपर्क में कोई रुकावट नहीं डाल रहे थे। प्रियंका ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर अचानक पलटी, करण की ओर पीठ की और अपने शरीर को हल्का सा पीछे की ओर मोड़ा, सीधे करण की बाहों में सट गई। करण का हाथ, जो पहले उसके पेट पर था, अचानक अजीब स्थिति में आ गया। उसने अपना हाथ उठाया, कोई आरामदायक पोजीशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रख दिया। करण की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वो अब एक स्टैंडर्ड गले लगाने की पोजीशन में नहीं थे? करण को अपनी टेंशन रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वो एक वयस्क पुरुष है, ऐसा टेस्ट उसके लिए सम्मानजनक नहीं है। एक पल के लिए करण ने सोचा कि प्रियंका के इस कदम का मतलब क्या है। क्या वो सचमुच उसे गले लगाने में ज्यादा आरामदायक महसूस कर रही थी, या ये उसकी मंजूरी और प्रोत्साहन का एक इशारा था? खैर, ऐसी स्थिति में वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। करण ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाया और महसूस किया कि प्रियंका की मांसपेशियां तन गईं। ये एक घबराहट भरा रिएक्शन था, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की और न ही कोई प्रतिरोध दिखाया। बिना आवाज के करण ने आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही करण की हिम्मत और बढ़ी, बाहर से अचानक कदमों की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। करण ने जल्दी से अपना हाथ हटाया और प्रियंका का मुंह ढक लिया। धीमे से बोला, आवाज मत करना, कोई चुपके से घुस आया है। प्रियंका की आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। करण का चेहरा ठंडा हो गया, उसमें हल्की सी हत्या की मंशा दिख रही थी। आधी रात को उनके घर में घुसने वाला कोई अच्छा इंसान तो हो नहीं सकता। वो आज रात ही यहाँ शिफ्ट हुए थे और कोई पहले से ही उनका पीछा कर रहा था, कोई उन्हें टारगेट कर रहा था। मल्होत्रा परिवार के बचे हुए लोग। करण चुपके से बेड से उतरा, पर्दों के पीछे छिप गया, उन्हें हल्का सा उठाया और झरोखे से बाहर झांका। 5 लोग चुपके चुपके अंदर आ रहे थे। उनके शांत कदम दिखा रहे थे कि वो कुशल कल्टिवेटर्स थे।
करण की आंखों में ठंडी चमक थी। उसने सोचा, चूंकि वो आए हैं तो एक मेजबान के तौर पर उसे उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। घर में अवैध रूप से घुसना, भले ही उन्हें मार डालो, फिर भी वो सही होगा। 5 लोग विला के नीचे खड़े थे, दूसरी मंजिल की ओर देख रहे थे, और उनमें से एक ने अपनी उंगली उठाकर प्रियंका के बेडरूम की ओर इशारा किया। चलो, लीडर ने इशारा किया और बाकी 4 लोग तेजी और हल्के कदमों से दूसरी मंजिल की बालकनी की ओर बढ़े। लीडर खुद नहीं हिला, बल्कि उसने एक सिगरेट निकाली, लाइटर निकाला, चुपके से उसे जलाया, धीमे से एक कश लिया और आंखें सिकुड़ते हुए एक धुआं का छल्ला उड़ाया। उसे नहीं पता था कि कमरे में मौजूद पुरुष और महिला ने किसे नाराज किया था, लेकिन बॉस ने उनके टॉप 8 में से 5 लोगों को भेजा था जो इस मामले की अहमियत दिखाता था। उसे ये काम पूरा करना था। पहला आदमी पहले ही बालकनी पर चढ़ चुका था। उसने किनारा पकड़ा और हल्की सी छलांग लगाई। उसके मूवमेंट साफ और शांत थे, बिल्कुल बिल्ली की तरह। वो आदमी अभी हवा में था जब उसकी आंखें अचानक बदल गईं। बालकनी पर करण चुपके से खड़ा था, ठंडी मुस्कान के साथ, अपनी 8 सफ़ेद दांतें दिखाते हुए उसकी ओर देख रहा था। पकड़ा गया। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया और वो चेतावनी के लिए चिल्लाने वाला था, करण ने हल्के से कदम आगे बढ़ाया, फिर उसकी हथेली ने लापरवाही से उस आदमी के सीने पर प्रहार किया। क्रैक! आदमी ने अपनी छाती की हड्डी टूटने की आवाज़ सुनी और उसी समय भारी ताकत ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया, जैसे कोई बेसबॉल जिसे जोर से मारा गया हो। वो दूर जमीन पर जा गिरा। जैसे ही करण ने पहले आदमी को उड़ा दिया, 3 और लोग बालकनी पर दिखाई दिए। जैसे ही वो आए, उन्होंने अपने साथी को चीखते हुए पीछे उड़ते देखा, जिसने उन्हें डरा दिया और वो नीचे झुक गए। फैल जाओ, पहले औरत को पकड़ो। बालकनी के किनारे लटके 3 लोगों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से 2 बाएं और दाएं गए। जाहिर तौर पर वो विला में दोनों तरफ से घुसकर पहले प्रियंका को पकड़ना चाहते थे, फिर करण को धमकाना। करण ने ठंडी हंसी हंसी, बालकनी से 2 आईवी के पत्ते तोड़े और उन्हें फेंक दिया। 2 लोग हवा में बाएं और दाएं गोली की तरह दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर झपटे। लेकिन वो अभी हवा में ही थे जब 2 आईवी के पत्ते, तेज ब्लेड की तरह, उनके शरीर में पीछे से घुसे और सीधे उनके दिल को भेद गए। दोनों लोग हवा में अचानक अकड़ गए, उनकी सांसें रुक गईं और उनके शरीर ने दिशा बदली, जैसे टूटी पंखों वाली चिड़ियां दीवार से टकराकर नीचे गिर गए, बिना कोई आवाज किए। मर गए। नीचे खड़े आदमी की सिगरेट जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर डर का भाव था। उसने नहीं देखा कि करण ने कैसे हमला किया, लेकिन वो दोनों सीधे इमारत से गिरकर मर गए। वो आदमी जो बालकनी के किनारे लटक रहा था, उसने भी ये दृश्य देखा और डर के मारे उसके हाथ पैर कमजोर पड़ गए। वो सीधे जमीन पर गिरा और डरते हुए पीछे हटा। करण नीचे उतरा और बाकी बचे 2 लोगों के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर रुचि भरा भाव था। उसे एक शख्स की पहचान हो गई थी। ये तो दिनेश नहीं है। इतनी रात को बिना न्योता लिए यहाँ क्या करने आए हो? जो आदमी डरते हुए नीचे गिरा था, वो दिनेश था। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया और करण को और गौर से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मिस्टर करण, ये आप हैं? करण ने अपनी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। तुम मेरा पीछा करने आए हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम किसे परेशान कर रहे हो। दिनेश का मुंह कड़वा हो गया। उसने मन ही मन गालियां दी। किसने कहा था कि ये दोनों लोग कल्टीवेटर नहीं हैं? किसने कहा था कि ये आदमी सिर्फ एक रिटायर्ड सैनिक है और लड़ नहीं सकता? एरेहे हॉल के 8 जनरल्स में से 5 आए थे, सभी एक्सपर्ट, लेकिन पलक झपकते ही करण ने 3 को मार डाला। दिनेश ने जल्दी से सफाई दी। मुझे सचमुच नहीं पता था कि यहाँ आप रहते हैं, मिस्टर करण। अगर मुझे पता होता तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपका सामना करता। करण की नज़र उसके बगल वाले अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी। तुम लीडर लगते हो। क्या तुम न AGESH हो? दिनेश ने जल्दी से समझाया। ये अक्कुलाल है, एरेहे हॉल के 8 जनरल्स में से एक। हॉल मास्टर ने उसे इस मामले को हैंडल करने का ऑर्डर दिया था। हम 4 उसकी मदद के लिए थे। हम 5 जनरल हैं। करण ने सिर हिलाया। 8 जनरल्स। अब सिर्फ 5 बचे हैं। मेरे सवाल का अच्छे से जवाब दो, वरना सिर्फ 3 जनरल्स बचेंगे। एरेहे हॉल ने हम पर हमला क्यों किया? अक्कुलाल ने दांत पीसे और अपनी गर्दन अकड़ाई। चूंकि तुम्हें एरेहे हॉल के बारे में पता है, तो तुम्हें भंडारी परिवार के बारे में भी पता होगा। तुमने हमारे 3 लोगों को मार डाला। क्या तुमने सोचा है कि इसका हिसाब कैसे चुकाओगे? करण ने उस पेड़ के पत्ते से खेला जो उसने नीचे कूदते वक्त तोड़ा था और आलसी अंदाज में जवाब दिया। मुझे पता है, पिछले बार तुम्हारे ग्रुप के किसी ने मुझे बताया था। लगता है तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, है ना? अक्कुलाल ने ठंडे अंदाज में कहा। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो हमारे हॉल मास्टर से पूछो। करण ने हल्का सा सिर हिलाया और उदासीनता से बोला, चूंकि तुम यहाँ के इंचार्ज हो, लेकिन जिम्मेदारी लेने या बात करने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अक्कुलाल का चेहरा बदल गया और उसने तीखे अंदाज में कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो हॉल मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा और भंडारी परिवार भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। करण ने अपना हाथ उठाया और एक पत्ता, तेज ब्लेड की तरह, उसकी पसली के नीचे दिल में घुस गया।
अक्कुलाल की आवाज अचानक रुक गई। उसने नीचे देखा और उसकी आंखें अचानक निराशा से भर गईं। पत्ता, उसने वो पत्ता देखा था जिसके साथ करण अभी खेल रहा था, और अब उसे आखिरकार समझ आया कि पहले वाले दो लोग अचानक हवा से गिरकर तुरंत मर क्यों गए थे। दुर्भाग्य से उसे ये समझ थोड़ा देर से आई। फूल तोड़ना और पत्ते उड़ाना दोनों ही लोगों को मार सकते हैं। सामने वाले इस युवक की ताकत कम से कम मास्टर लेवल की थी, या शायद उससे भी ज्यादा। ऐसे ताकतवर एक्सपर्ट के घर पर हमला करना, क्या वो लोगों को मारने से डरेगा? क्या वो नए GESH और भंडारी परिवार से डरेगा? वो बेकार में मर गया, और वो भी मूर्खतापूर्ण तरीके से। अक्कुलाल अनिच्छा से अपनी छाती पकड़कर गिर गया। उसकी आंखें निराशा और पछतावे से भरी थीं। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वो करण के बोलते ही बिना हिचकिचाहट के घुटनों पर बैठ जाता और जो कुछ भी उसे पता था वो पूरा बता देता। दिनेश का चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया। जब करण की नज़र उसकी ओर मुड़ी, वो बिना हिचकिचाए घुटनों पर बैठ गया। मिस्टर करण, ये टास्क हॉल मास्टर ने दिया था। खास ऑपरेशन की जिम्मेदारी अक्कुलाल की थी और हमें ऑर्डर मिला था कि हम अक्कुलाल की मदद करें और उसके कमांड्स फॉलो करें। मुझे पता है कि अक्कुलाल ने पहले किसी से कांटेक्ट किया था और टारगेट की जानकारी ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि टारगेट मिस्टर करण हैं। करण ने हल्का सा सिर हिलाया। तुम नए GESH को फ़ोन करो और उसे यहाँ बुलाओ, वरना मैं एरेहे हॉल को तहस नहस कर दूंगा। दिनेश ने बहस करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सहमति जताई। उसने अपना मोबाइल निकाला और नए GESH का नंबर डायल किया। लाओ यंग, क्या बात है? दिनेश सामने खड़े करण को देखने की हिम्मत नहीं करते हुए सम्मान से बोला। बॉस, कुछ गड़बड़ हो गई। हमने हाओजी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और टारगेट के विला में चुपके से घुसे, लेकिन टारगेट ने हमें स्नाइप कर लिया। वो सब मर गए। नए GESH की आवाज़ अचानक कई गुना तेज हो गई। किसने मारा? करण, मिस्टर करण, दिनेश ने जवाब दिया, फिर जोड़ा, ये वही एक्सपर्ट करण है जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया था, जिनसे हमारा सामना हुआ था। नए GESH ने ठंडे अंदाज में कहा। क्या तुमने नाम बताए? दिनेश ने कांपते हुए जवाब दिया। उन तीनों को तो सामने आते ही मार दिया गया। हाओजी ने एरेहे हॉल और भंडारी परिवार का जिक्र किया और फिर मिस्टर करण के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया तो उसे मार दिया गया। मिस्टर करण ने ये भी कहा। नए GESH ने ठंडे अंदाज में डांटा। बोलो। दिनेश ने सामने खड़े करण की ओर देखा और कोई चालाकी करने की हिम्मत नहीं की। उसने दांत पीसे और बोला, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आना होगा, वरना वो एरेहे हॉल को तहस नहस कर देंगे। कितनी बड़ी बात। नए GESH ने ठंडी हंसी हंसी। रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है। वो मेरे एरेहे हॉल और भंडारी परिवार को आंखों में नहीं रखता। कॉल कट करने के बाद दिनेश ने बेचैनी से जवाब दिया। मिस्टर करण, हॉल मास्टर ने कहा कि वो तुरंत आ रहे हैं। करण ने उदासीनता से जवाब दिया, मैंने सुना। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें और कुछ नहीं पता? दिनेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने झूठ नहीं बोला, वरना मेरी मौत दर्दनाक हो। करण ने सिर हिलाया। जब तुम चुपके से घुसे थे तब तुम्हारा मिशन क्या था, मारना या किडनैप करना? किडनैप करना, दिनेश ने साफ जवाब दिया। किडनैप किए गए शख्स को किसे सौंपना था ये अक्कुलाल को पता था, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं है। करण ने सिर हिलाया। तो बस इंतजार करो, उसकी मौत का मतलब वही है जो नए GESH से पूछना है। दिनेश ने अपने चेहरे का पसीना पोंछा और आज्ञाकारी ढंग से पास में खड़ा रहा। कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। जमीन पर पड़ी 4 लाशें उसे बार बार याद दिला रही थीं कि प्रतिरोध न करो, आज्ञाकारी बनो और जितना हो सके लचीला रहो। जो लोग सख्त बातें कर रहे थे वो सब जमीन पर मर चुके थे। मामला दूसरों का था, लेकिन जिंदगी अपनी थी। दूसरों के मामलों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। प्रियंका बालकनी पर दिखाई दी, नीचे पड़ी लाशों को देखा और वो ज्यादा हैरान नहीं हुई। उसने करण से मिलने के बाद से बहुत कुछ देख लिया था। उसने साजिशें, खून और मौत देखी थी। करण ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। प्रतिभा को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। मुझे लगता है मुझे बाद में बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। प्रियंका बिना हिचकिचाए कमरे में वापस फोन करने चली गई। उसने नहीं पूछा कि करण बाहर क्यों जा रहा है और उसे पूछने की जरूरत भी नहीं थी। चूंकि उन पर हमला हुआ था और किडनैपर्स ने दोनों को टारगेट किया था, ये साफ था कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड अभी तक आज़ाद था। इसलिए करण को सुरागों का पीछा करके मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा। प्रियंका को भी जिज्ञासा थी कि आखिर कौन था जो उन दोनों को किडनैप करना चाहता था। नए GESH ने विला की ओर गाड़ी चलाई और साथ में ईशांत को फोन किया। यंग मास्टर ईशांत। ईशांत की आवाज़ उम्मीद से भरी थी। क्या तुमने शख्स को पकड़ लिया? नए GESH ने स्थिर और धीमे अंदाज में बोला, नहीं, एक दिक्कत हो गई। यंग मास्टर ईशांत, मुझे डर है कि तुमने जो जानकारी दी थी वो शायद थोड़ी गलत थी। ईशांत की आवाज़ में शक था। क्या दिक्कत?
न एजीईएसएच ने गंभीरता से कहा, मेरे पास 8 कुशल लोग हैं जिन्हें एरेहे हॉल के 8 जनरल्स के नाम से जाना जाता है। मैंने इस मिशन के लिए उनमें से 5 को भेजा था, लेकिन मुझे अभी एक का फोन आया। वो टारगेट के घर में घुस गए थे, लेकिन टारगेट ने उन्हें आसानी से मार डाला। ईशांत हैरानी से चिल्लाया, कैसे मुमकिन है? न एजीईएसएच ने पुष्टि की, वो आदमी करण है ना? ईशांत ने जवाब दिया, हाँ वही है। क्या वो एक ताकतवर कल्टिवेटर है? न एजीईएसएच ने गंभीरता से कहा, मेरे बचे हुए आदमी का पहले उससे किसी और मामले में सामना हुआ था और वो पक्का कर सकता है कि वो एक कल्टिवेटर है और बहुत ताकतवर। तुम्हारी जानकारी सही नहीं थी। करण एक ताकतवर कल्टिवेटर है। ईशांत के सिर पर जैसे बर्फ की बाल्टी उड़ेल दी गई और उसके कई पिछले शक तुरंत साफ हो गए। प्रियंका के दादाजी ने करण को उससे शादी के लिए क्यों चुना? क्यों इतनी अकड़ू प्रियंका करण के लिए इतनी नर्म पड़ गई? क्या इसलिए नहीं कि करण एक ताकतवर कल्टिवेटर था? अगर करण सिर्फ एक आम इंसान होता तो क्या प्रियंका उससे शादी करने की बात भी सोचती? उसकी बाहर की हरकतों को नज़रअंदाज करने की तो बात ही छोड़ दो। एक ताकतवर कल्टिवेटर इतनी आसानी से नहीं बनता। करण की कम उम्र को देखते हुए इसका मतलब है कि उसके पीछे जरूर एक ताकतवर बैकग्राउंड होगा। कम से कम एक ताकतवर कल्टिवेटर उसका मास्टर तो होगा ही ना। और उसने करण और प्रियंका को किडनैप करने के लिए लोगों को भेज दिया था। अगर ये बात फैल गई और दूसरा पक्ष उससे बदला लेने आया तो क्या वो इसका सामना कर पाएगा? भाई न एजीईएसएच, ये मेरी लापरवाही थी कि वो लोग मुझसे छिप गए और मुझे धोखा दिया। मैं इस मामले के लिए तुम्हें पूरी तरह से मुआवजा दूंगा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? न एजीईएसएच ने रिमाइंडर दिया, जो मुझे पता चला वो मुझे या भंडारी परिवार को गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं जाकर उनसे बात करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उन्हें दबा पाऊंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो शायद मैं तुम्हारा राज नहीं रख पाऊंगा। हालांकि ईशांत को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसे पता था कि नए जीईएसएच ने इस फोन के जरिए उसे इज्जत दी थी। ठीक है, मैं समझ गया। अगर दूसरा पक्ष का बैकग्राउंड बड़ा है तो भाई नए जीईएसएच को मेरे लिए कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें बता दो कि मैंने तुमसे मदद मांगी थी। नए जीईएसएच हंसा, मैंने तो बस सबसे खराब स्थिति का जिक्र किया था। आखिर मैं एक मास्टर हूं और मेरे पीछे भंडारी परिवार है। अगर मैं इस मामले को दबा सकता हूं तो मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा, यंग मास्टर ईशांत। ईशांत ने कृतज्ञता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। फोन कट करने के बाद ईशांत ने एक पल सोचा, सोफे से उठा, अपने पजामे उतारे, जल्दी से कपड़े बदले और कमरे से निकल गया। अपने घर से निकलने के बाद ईशांत ज्यादा दूर नहीं गया। उसने पास में एक कॉफी शॉप ढूंढी, एक कॉफी ऑर्डर की, अपना मोबाइल टेबल पर रखा और चुपके से इंतजार करने लगा। न एजीईएसएच ने कार को विला के प्रवेश द्वार पर पार्क किया, सामने विला को देखा और दीवार पर कूद गया। विला के छोटे से आंगन में 4 बेजान लाशें जमीन पर पड़ी थीं। उनके पास एक आदमी नर्वस और सतर्क भाव के साथ खड़ा था। ये वही दिनेश था जिसने उसे पहले फोन किया था। दिनेश के सामने खाली जमीन पर एक कुर्सी थी। एक युवक आराम से कुर्सी पर बैठा था, पैर क्रॉस किए हुए अपने मोबाइल को रिलैक्स्ड अंदाज में देख रहा था। दूसरी मंजिल की बालकनी पर 2 खूबसूरत औरतें खड़ी थीं और उसे सीधे घूर रही थीं। न एजीईएसएच के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ, जैसे कि ये शांत दिखने वाला आंगन अनंत हत्यारी मंशा छिपाए हुए था। ये एक बेअंत गड्ढे की तरह था जो उसे पूरा निगल लेगा, बिना एक हड्डी भी छोड़े। अपने लगभग सहज डर से लड़ते हुए न एजीईएसएच आंगन में कूद गया। एक 20 साल के लड़के में कितनी ताकत हो सकती है? मास्टर, नामुमकिन। भले ही उसका टैलेंट असाधारण हो और वो सचमुच एक मास्टर हो, न एजीईएसएच भी तो एक मास्टर था, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। करण ने नए जीईएसएच की ओर देखा और अपना फोन रख दिया। नागेश। नए जीईएसएच ने ठंडे अंदाज में कहा, तुम कौन हो? तुम काफी क्रूर हो। करण ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे पीछे लोगों को भेजा और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? तुम्हारा सवाल थोड़ा बचकाना नहीं है? नए जीईएसएच निरुत्तर हो गया और उसे अपने दिल में पछतावा हुआ। इस बार उसने ईशांत पर बहुत भरोसा कर लिया और टारगेट की जानकारी खुद वेरीफाई करने के बारे में नहीं सोचा। अगर उसने सचमुच टारगेट की जांच की होती तो उसे उनके बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह से अनजान तो नहीं रहना पड़ता ना। करण, ठीक है, मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन मैं अब यहाँ हूँ, तो तुम इस मामले को कैसे हैंडल करना चाहते हो? एक मास्टर के तौर पर न एजीईएसएच के पास स्वाभाविक रूप से एक प्रभावशाली उपस्थिति थी। उसने करण को सीधे घूरा, लापरवाही से बोलते हुए, जैसे कि वो करण को गंभीरता से नहीं ले रहा हो। करण ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे किडनैपिंग के लिए लोगों को भेजते हो और अब तुम्हारा ये रवैया है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि भंडारी परिवार के सपोर्ट के साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो? न एजीईएसएच ने करण के बेपरवाह भाव को देखा। उसका दिल थोड़ा हैरान हुआ, लगता था कि दूसरा पक्ष भंडारी परिवार से बिल्कुल नहीं डरता था।
तुम मेरे एरेहे हॉल को नष्ट करना चाहते हो ना? तो पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा, वरना तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने एरेहे हॉल को नष्ट कर दिया? करण हंसा। मैंने सुना है कि तुम एक मास्टर हो। लगता है तुम अपनी ताकत पर बहुत कॉन्फिडेंट हो कि इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो। भले ही तुम कुछ गलत करो, फिर भी इतने राइटियस और कॉन्फिडेंट हो। न एजीईएसएच ने ठंडी हंसी हंसी। हम सब कल्टिवेटर हैं, आखिरकार बात तो इस पर आती है कि किसकी मुट्ठी ज्यादा ताकतवर है ना? अगर तुम ज्यादा ताकतवर हो तो जो तुम कहोगे वो सही होगा। अगर तुम में ताकत नहीं है तो भले ही तुम सही हो, फिर भी उसका क्या मतलब? सही बात है। करण मुस्कुराया और खड़ा हो गया, अपना मोबाइल कुर्सी पर रखते हुए। चूंकि तुम सोचते हो कि जिसकी मुट्ठी बड़ी है वही सही है, तो पहले मुकाबला कर लेते हैं। न एजीईएसएच जोर से हंसा। आओ, बस बातें करने से क्या होगा? इतनी बातों के बाद आखिर में हमें लड़ना ही पड़ेगा ना? करण हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आकृति झिलमिलाई और वो तुरंत न एजीईएसएच के सामने प्रकट हो गया। न एजीईएसएच की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में हैरानी और डर की चमक थी। इतना तेज? न एजीईएसएच ने अपने शरीर को एक तरफ झुकाया, फाइटिंग स्टांस लिया और एक मुक्का मारा। स्मैक! न एजीईएसएच का मुक्का करण की हथेली से टकराया, एक दबी हुई दरार की आवाज आई, टूटी हुई दिव्य ऊर्जा चारों तरफ बिखर गई, उसके कपड़े फड़फड़ाए, लेकिन करण की आकृति जरा भी नहीं हिली, यहाँ तक कि उसके चेहरे की मुस्कान भी नहीं बदली। नामुमकिन! न एजीईएसएच अनायास चिल्लाया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। वो एक मास्टर था। भले ही उसका अभी वाला मुक्का जल्दबाजी में था और पूरी ताकत से नहीं मारा गया था, लेकिन आखिरकार वो एक मास्टर का मुक्का था। अगर सामने एक चट्टान भी होती तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती, लेकिन करण को तो कुछ हुआ ही नहीं। करण ने लापरवाही से उसकी मुट्ठी पकड़ी और उसे उल्टा झटका। न एजीईएसएच का 170 पाउंड का शरीर हवा में सीधे उलट गया और एक धमाके के साथ दूसरी तरफ जमीन पर जा गिरा। हरी ईंट तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। हालांकि न एजीईएसएच के पास दिव्य ऊर्जा बॉडी प्रोटेक्शन था और वो ज्यादा बुरी तरह घायल नहीं हुआ, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसे एक भारी हथौड़े से मारा गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वो लगभग बेहोश हो गया। दिनेश, जो बगल से देख रहा था, ये दृश्य देखकर एकदम दंग रह गया। बॉस तो सीधे पलट गया। उसे खिलौने की तरह इतनी बेइज्जती से खेला गया और जमीन पर पटक दिया गया। हे भगवान, करण की ताकत क्या है? ग्रैंडमास्टर से निपटना उतना ही आसान है जितना एक बड़े का बच्चे से लड़ना। बस हो गया, आज के लिए बस इतना ही। करण ने नगेश को एक बार जोर से पटका और फिर छोड़ दिया, नीचे नगेश की ओर देखते हुए। लगता है तुम्हारी ताकत कुछ खास नहीं है। चलो फिर से कोशिश करो। नगेश का चेहरा हरा और लाल हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा, शर्मिंदगी और डर भरा था। दूसरा पक्ष बहुत ताकतवर था। इतनी कम उम्र में कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? नगेश उछला, हार मानने को तैयार नहीं था और फिर से करण की ओर झपटा। वो संतुष्ट नहीं था। इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा और एक बार फिर कोशिश करेगा। धम! नगेश का पूरे जोर का हमला फिर से करण की हथेली में जा टकराया और करण अभी भी जरा सा नहीं हिला। हो गया! नगेश के दिल में ठंडक सी दौड़ गई और उसने अपने दिल में जो पहले विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी, उसे पक्का कर लिया। ग्रेट मास्टर! करण सिर्फ एक मास्टर नहीं था, वो जरूर एक ग्रेट मास्टर था। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर मास्टर भी उसका पूरा जोर वाला हमला बिना हिले नहीं झेल सकता था। सिर्फ वो ग्रेट मास्टर जो मात्रात्मक बदलाव से ऊपर चला गया हो, ऐसा कर सकता था। जब करण की 5 उंगलियों ने फिर से नगेश की मुट्ठी पकड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने निराशा में आंखें बंद कर लीं, एक और बार जमीन से टकराने का इंतजार करने लगा। वही परिचित घूमने की गति, वही परिचित टक्कर, वही परिचित चक्कर। इस बार टक्कर पहली बार से ज्यादा भारी थी और हालांकि नगेश के पास दिव्य ऊर्जा बॉडी प्रोटेक्शन था, फिर भी वो खून की उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने जबरदस्ती बेहोश न होने का हौसला रखा, गहरी सांस ली और करण की ओर देखा, जो फिर से उसे छोड़ चुका था। उसकी आंखें ताकतवर एक्सपर्ट के डर से भरी थीं। तुम एक ग्रेट मास्टर हो। करण हंसा। अगर तुम चाहो तो फिर से कोशिश कर सकते हो। फिर से कोशिश? क्या बकवास! क्या मेरा शरीर रिफाइंड स्टील का बना है? क्या ये कुछ और वार झेल सकता है? ये ईशान था। उसने मुझसे कुछ आदमियों की मांग की थी और कहा था कि उसे कुछ लोगों का हिसाब करना है। उसकी खास हैसियत की वजह से मैंने उसे इज्जत दी और कुछ लोग उधार दिए। एरेहे हॉल और तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो ईशांत को ढूंढो। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के नगेश ने ईशांत को पूरी तरह बेच दिया। ईशांत! करण हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिर में ये जवाब मिलेगा। वो अनायास प्रियंका की ओर देखा, जो भी हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। प्रियंका भी हैरान थी और रेलिंग पर झुककर पूछा, वो हमें किडनैप करके क्या करना चाहता था? नगेश ने सिर हिलाया, उसने सिर्फ इतना कहा कि किसी ने उसे नाराज किया है, लेकिन उसने और कुछ नहीं बताया। मुझे ज्यादा पूछना ठीक नहीं लगा, तो मुझे नहीं पता।
करण ने अपनी नज़र नीचे की, ठंडे अंदाज में जमीन पर पड़े नगेश को देखते हुए। नगेश, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ईशांत को बेच देने से मेरे और तुम्हारे एरहे हॉल के बीच का मामला यूं ही खत्म हो जाएगा? नगेश ने करण की तिरस्कार भरी नजरों की ओर देखा और उसके दिल में ठंडक सी दौड़ गई। सब खत्म हो गया। चंडीगढ़ में भंडारी परिवार के समर्थन के साथ एक ग्रैंड मास्टर के रूप में वह हमेशा दबंग रहा था, लेकिन अब उसने आखिरकार एक ऐसे लोहे की दीवार को ठोकर मार दी थी जिसे उसे नहीं छूना चाहिए था। शुरुआत में उसने उम्मीद की थी कि अगर वह उस शख्स का नाम बता दे जिसने उसे काम पर रखा था तो शायद करण उसकी जान बख्श दे, लेकिन ये उम्मीद साफ तौर पर नाकाम रही। करण जाहिर तौर पर कोई उदार इंसान नहीं था, नहीं वह नगेश के कुछ नर्म शब्दों पर उसे छोड़ देता। मैं तुमसे कमजोर हूँ, मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे मारो या काटो, तुम्हारी मर्जी। नगेश का लहजा कमजोर पड़ गया, लेकिन उसमें अभी भी झुकने की अनिच्छा थी। आखिरकार भंडारी परिवार को चंडीगढ़ में अपनी लंबी मौजूदगी के कारण कुछ आत्मविश्वास था। करण ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें मार दूं, बस इतना ही, तुम्हें मार दूं और बात खत्म। नगेश की आंखें सिकुड़ गईं, भले ही मैंने तुम्हें ठीक से नहीं पहचाना, लेकिन जब तुम्हें कोई चोट नहीं आई तो क्या आखिरी हद तक जाने की जरूरत है? करण ने मजाक उड़ाया, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए ताकत की बात करते हो और हारने के बाद दया की भीख मांगते हो। क्या भंडारी परिवार ऐसे ही चलता है? नगेश का चेहरा लाल हो गया। भंडारी परिवार के सदस्य और एक ग्रैंड मास्टर के रूप में उसे चंडीगढ़ में बहुत सम्मान मिलता था। उसे ऐसी बेइज्जती कब सहनी पड़ी थी, लेकिन उसे ये अपमान सहना पड़ा। इस मुसीबत के लिए वह खुद को छोड़ और किसे दोष दे सकता था? नगेश ने गंभीरता से कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें भंडारी परिवार की दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बजाय मुआवजा कैसा रहेगा? भंडारी परिवार, करण हंसते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या भंडारी परिवार तुम्हारे लिए सामने आएगा? खुद को धोखा मत दो। अब मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, घुटनों पर बैठ जाओ, वरना तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। 1, घुटने टेकना। नगेश का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने करण को घूरते हुए कहा, तुम किसी को मार सकते हो लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। हद से ज्यादा मत जाओ। करण के होंठ फड़के। 2, नगेश के होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों में तीव्र द्वंद्व दिखाई दिया। क्या करण वाकई उसे मार देगा? जमीन पर पड़ी 4 लाशें पहले ही करण की बेरहमी साबित कर चुकी थीं और उसकी ताकत वाकई नगेश और भंडारी परिवार को नजरअंदाज करने के लिए काफी थी। अगर उसने नगेश को मार दिया तो शायद भंडारी परिवार उसका बदला लेने की हिम्मत भी न करे। वे शायद करण का गुस्सा शांत करने के लिए माफी मांगने की पहल करें। इस महान ग्रैंडमास्टर को भला कौन दोष दे सकता था? 3, करण ने आखिरी नंबर ठंडे स्वर में कहा और बिना कुछ और कहे अपना हाथ उठाया। नगेश की पीठ पर पसीना छूट गया और उस पर डर ने उसकी गरिमा और गर्व को दबा दिया। वह लुढ़क कर करण के सामने घुटनों पर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, मिस्टर करण, मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। चूंकि वह पहले ही घुटने टेक चुका था और अपमान सह चुका था, नगेश को अब और परवाह नहीं थी। करण ने घुटनों पर बैठे नगेश को देखा और तंज कसा, अब तो घुटने टेक लिए। वो सारी बकवास, और फिर भी सिर्फ मौत के डर से। नगेश फिर से अपमानित हुआ, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मौत से कौन नहीं डरता? सबसे जरूरी बात, ये मामला उसका था ही नहीं, वह तो बस मदद कर रहा था। अगर बात बिगड़ गई और इसके लिए उसकी जान चली गई तो क्या ये बहुत बड़ा अन्याय नहीं होगा? करण ने शांत स्वर में कहा, चूंकि तुम घुटने टेक चुके हो, मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा। नगेश का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, करण के अगले शब्दों ने उसका चेहरा फिर से पीला कर दिया। ईशांत ने तुम्हें मेरे खिलाफ भेजा था, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, जाओ और ईशांत को मार डालो, तब तुम जी सकते हो। नगेश का चेहरा पीला पड़ गया। ईशांत को मारने का मतलब दिल्ली गुप्ता परिवार से दुश्मनी मोल लेना था। क्या वह फिर भी नहीं मरेगा? अगर मैं ईशांत को मार दूं तो भी मेरा अंत निश्चित है। करण ने उदासीनता से कहा, तुमने कुछ गलत समझ लिया है। मैं तुमसे कोई चर्चा नहीं कर रहा। या तो ईशांत को मारो और जियो, या अभी मरो। नगेश का दिमाग तेजी से दौड़ा, ठीक है, मैं उसे मार दूंगा। करण नगेश के पीछे गया, झुका और जल्दी से उसकी पीठ पर कुछ उंगलियां दबाईं। नगेश चौंक गया, तुम क्या कर रहे हो? करण ने उदासीनता से जवाब दिया, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। जैसे ही तुम निकलोगे, भाग जाओगे ना। ये मत समझो कि मेरे स्वभाव के आधार पर मैं तुम्हारे परिवार के बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम पर जो तकनीक इस्तेमाल की है वो है 3 दिन मेरिडियन काटने की तकनीक। आधी रात को तुम्हारी नसें सिकुड़ जाएंगी और तुम्हारी ऊर्जा और खून उल्टा बहेगा। ये काफी खतरनाक अनुभव है। अगर तुम भागे तो इसे खुद अनुभव कर लेना। नगेश का चेहरा पीला पड़ गया।
एक कल्टीवेटर और ग्रैंड मास्टर के रूप में उसने 3 यिन मेरिडियन काटने की तकनीक की ख्याति सुनी थी, लेकिन उसे नहीं लगा था कि करण वाकई इसका इस्तेमाल करेगा। अब सब खत्म हो गया। इस बार उसने खुद को पूरी तरह बर्बाद कर लिया। नगेश ने दांत पीसते हुए कहा, मैं अभी जा रहा हूं। जब नगेश जाने के लिए मुड़ा, करण ने दिनेश की ओर देखा, जो कबूतर की तरह खड़ा था, और जमीन पर पड़ी लाशों की ओर इशारा किया। बस खड़े मत रहो, किसी को बुलाओ और अपने भाइयों को यहां से हटाओ। वे आंखों को चुभ रहे हैं। नगेश अपनी गाड़ी में बैठा, विला की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो, जिससे वह जाग नहीं पा रहा था। वह इतना बदकिस्मत क्यों था? क्या चंडीगढ़ में एकमात्र महान ग्रैंड मास्टर सिर्फ बूढ़े मास्टर पासवान नहीं थे? ये दूसरा कहाँ से आ गया? और उसे क्यों उसी से टकराना पड़ा? अब उसे क्या करना चाहिए? उस पर 3 यिन मेरिडियन काटने की तकनीक का असर था, और अगर कोई इसे हटा नहीं पाया तो वह निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। कहा जाता है कि जिन पर 3 यिन मेरिडियन काटने की तकनीक का असर होता है, वे मरने से बेहतर हालत में नहीं रहते। नगेश ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सोचा कि ये समस्या उसके लिए अकेले संभालने के लिए बहुत बड़ी है, इसलिए उसने सीधे परिवार के मुखिया शिजोंग को फ़ोन किया। नगेश ने पूरी बात ईमानदारी से बताई और आखिर में पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? शिजोंग नगेश की बातों से हैरान रह गया। ये आदमी मुसीबत नहीं मचाता था, लेकिन जब मचाता था तो हमेशा बड़ी मुसीबत। 30 साल से कम उम्र का महान ग्रैंड मास्टर, ये राक्षस कहाँ से आया? माफ़ी मांगो और मुआवजा दो, क्या इस मामले को सुलझाना असंभव है? नगेश ने कड़वाहट से हंसा। मैंने उसके सामने घुटने टेक दिए, फिर भी वह नहीं माना। उसने कहा कि वह मुझे जीने का सिर्फ एक मौका दे रहा है, और मेरा जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि मैं ईशांत को मार पाऊं या नहीं। तुम्हें क्या लगता, गुप्ता परिवार को बीच में लाने के बारे में? शिजोंग ने एक पल सोचा और फिर नकार दिया। ये एक रास्ता हो सकता है, लेकिन शायद काम नहीं करेगा। ईशांत ने करण और उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और करण शायद किसी और की बातों पर इस मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। नगेश को एहसास हुआ कि ये सच है। भले ही गुप्ता परिवार ताकतवर हो, एक महान ग्रैंड मास्टर के रूप में करण को अपनी गरिमा होगी, और वह सिर्फ किसी और की बातों पर हत्या का मामला छोड़ नहीं देगा। तो एकमात्र रास्ता ईशांत को मारना है। शिजोंग ने सोचा और बोला, तुम पहले ईशांत को पकड़ो, और मैं यहाँ किसी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो तुम्हारी 3 यिन मेरिडियन काटने की तकनीक को हटा सके। ठीक है। कोई और रास्ता न होने के कारण नगेश ने फ़ोन काट दिया और फिर से ईशांत को फ़ोन किया। यंग मास्टर ईशांत, काम हो गया। ये आदमी वाकई ताकतवर है, एक ग्रैंड मास्टर। कैफे में ईशांत के चेहरे पर खुशी छा गई। पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया। उसे कहाँ भेजूं? ईशांत ने पहले से तैयार एक पता बताया, बस उसे यहाँ भेज दो। नगेश हंसा। ठीक है, उसे कौन लेने आएगा? तुम, यंग मास्टर ईशांत, या तुम्हारा कोई आदमी? ईशांत, मैं वहाँ रहूंगा। नगेश हंसा। ठीक है, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। ईशांत ने फ़ोन काटा और गाड़ी की चाबी उठाकर कैफे से निकल गया, तय जगह की ओर चल पड़ा। ईशांत जल्दी ही वहां पहुंच गया, लेकिन उसने सीधे गाड़ी नहीं रोकी। इसके बजाय उसने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे एक अंधेरी छाया में खड़ा किया, इंजन और गाड़ी की लाइट्स बंद कर दी, और अंधेरे में चुपचाप इंतजार करने लगा। अगर पहले नगेश का रिमाइंडर कॉल न आता तो ईशांत निश्चित रूप से कमरे के अंदर इंतजार कर रहा होता, लेकिन अब उसके मन में कुछ शक था। क्या नगेश ने वाकई सब कुछ संभाल लिया था, या वह ईशांत को धोखा दे रहा था? अगर नगेश ने सब कुछ नहीं संभाला था तो क्या ईशांत करण के हाथों में नहीं पड़ जाएगा? उसने कहा था कि अपनी जान बचाने के लिए वह निश्चित रूप से ईशांत को धोखा देगा, इसलिए सावधानी बरतना हमेशा बेहतर था। जल्द ही रात में एक काली एसयूवी दिखाई दी, जो तेजी से ईशांत की गाड़ी के पास से गुजरी और थोड़ी दूर एक सुनसान आंगन के प्रवेश द्वार पर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और नगेश ड्राइवर की सीट से बाहर निकला, मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए, और उसने ईशांत का नंबर डायल किया। ईशांत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। नगेश इरहितान का बॉस था, तो वह खुद गाड़ी क्यों चला रहा था? अगर वह खुद गाड़ी चला रहा था तो इसका मतलब था कि अंदर कोई और आदमी नहीं था, और शायद करण और प्रियंका भी नहीं थे। ये आदमी उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ईशांत ने कॉल उठाया और धीरे से बोला, भाई नगेश, तुम पहुंच गए? नगेश ने जवाब दिया, हाँ मैं पहुंच गया, तुम कहाँ हो? कमरे के अंदर। उसे अंदर ले आओ। ईशांत ने फ़ोन काट दिया और दूरी पर नजर रखी। नगेश ने इधर उधर देखा और आंगन के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा, अनलॉक कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला और यार्ड में घुस गया। ये दृश्य देखकर ईशांत के दिल में ठंडक सी दौड़ गई। पता चला कि उसे बेच दिया गया था। ईशांत ने चुपचाप अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया, सीट को पीछे किया और लेट गया, ताकि अगर कोई गाड़ी की खिड़कियों पर लाइट डाले तो भी अंदर कोई न दिखे। नगेश जल्द ही कमरे से बाहर भागा, दरवाजे पर खड़ा हुआ और गुस्से में इधर उधर देखने के बाद फिर से ईशांत का नंबर डायल किया, लेकिन पता चला कि ईशांत का फ़ोन बंद हो चुका था।
नगेश को स्वाभाविक रूप से पता था कि ईशांत ने उसे मूर्ख बनाया था, जो शायद पास ही कहीं था, लेकिन उसे ढूंढना स्पष्ट रूप से असंभव था। नगेश ने फिर से शिजोम को फोन किया। ईशांत सतर्क है और उसने मेरे लिए जाल बिछाया है। उसे पकड़ने की ये योजना काम नहीं करेगी। शिजोम ने जवाब दिया, तो जल्दी वापस आ, मैंने एक मेडिकल विशेषज्ञ को बुलाया है जो तुम्हारी 3 yin मेरिडियन काटने की तकनीक को हटाने की कोशिश करेगा। नगेश खुशी से उछल पड़ा। अगर वह 3 yin मेरिडियन काटने की तकनीक को हटा सकता था तो वह रातों रात भाग सकता था। जैसा कि करण ने कहा था, वह शायद पूरे भंडारी परिवार को निशाना नहीं बनाएगा और बेगुनाह लोगों को सजा नहीं देगा। शानदार, ये मेडिकल विशेषज्ञ कौन है? शिजोम ने जवाब दिया, मेडिसिन वैली का अल्फेश। नगेश ने बिजली की तरह गाड़ी भंडारी परिवार के विला की ओर दौड़ाई और ठीक उसी समय एक काली सेडान यार्ड में खड़ी दिखी, जिसमें से अल्फेश एक लकड़ी का मेडिकल बॉक्स लिए बाहर निकल रहा था। शिजोम ने खुद प्रवेश द्वार पर उसका स्वागत किया और बड़े ध्यान से अल्फेश को लिविंग रूम में ले गया। नगेश ने जल्दी से गाड़ी पार्क की और उम्मीदों के साथ विला में दौड़ पड़ा। उसे लंबे समय से इतनी जल्दी महसूस नहीं हुई थी। अगर ये अल्फेश उसकी 3 yin मेरिडियन काटने की तकनीक की चोट को ठीक कर सकता था तो वह रातों रात चंडीगढ़ छोड़ देगा, करण को फिर से परेशान करने का मौका नहीं देगा। अपने परिवार के लोगों के बारे में वह अनजान बनने का नाटक करेगा। आखिरकार एरेतांग स्वतंत्र रूप से काम करता था और उसका अपना डोमेन था जो परिवार से अलग था। कमरे में प्रवेश करने और संक्षिप्त परिचय के बाद अल्फेश ने नगेश की जांच शुरू की। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें कहाँ मारा गया था? नगेश ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे याद है। एक ग्रैंड मास्टर के रूप में नगेश के पास ऐसी स्मृति शक्ति थी और उसने अल्फेश को सारी जगहें दिखाई जहां उसे मारा गया था। अल्फेश ने उसकी नाड़ी जांची और जांच के बाद थोड़ा परेशान दिखा। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वह बहुत ताकतवर है और हो सकता है कि मैं इसे तोड़ न पाऊं। नगेश का चेहरा उदास हो गया। वह वाकई बहुत ताकतवर है, क्या वाकई कोई उम्मीद नहीं है? अल्फेश ने भौहें सिकुड़ी। देखते हैं कि वो कौन था, क्या मैं उसे जानता हूं? नगेश ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ये एक नौजवान था जिसका नाम करण है। मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता। वह करीब 27-8 साल का है और बहुत ताकतवर। अल्फेश ने अचानक सिर उठाया, नगेश को हैरानी से देखते हुए। करण? शिजोम अल्फेश के हाव भाव से हैरान होकर पूछा। डॉक्टर अल्फेश, क्या तुम इस करण को जानते हो? अल्फेश ने कड़वी हंसी हंसते हुए हाथ जोड़ा। मिस्टर शिजोम, मैं इस बीमारी को ठीक करने में असमर्थ हूं। अल्फेश को अपने मेडिकल बॉक्स के साथ जाने की कोशिश करते देख शिजोम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। डॉक्टर अल्फेश, कम से कम हमें वजह तो बताओ। हिचकिचाते हुए अल्फेश ने आह भरी। 2 वजहें हैं। पहली, उसने 3 yin मेरिडियन काटने की तकनीक में जो दिव्य ऊर्जा इस्तेमाल की वह बहुत शुद्ध है और मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि मैं इसे पूरी तरह से हटा सकता हूं। दूसरी, मेरी एक बार करण के साथ एक शर्त लगी थी और हारने वाले को जीतने वाले को मास्टर कहना था। आखिर में मैं हार गया। नगेश ने अवाक होकर देखा, तो करण तुम्हारा मास्टर है? अल्फेश ने जबरदस्ती हंसी। उसने उस समय विश्व की चमत्कारी सुई सूची में दूसरी रैंक की हुतियन सुई का इस्तेमाल किया था। मैं इसे सीखना चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया। ये सिर्फ एक शर्त थी, कोई असली मास्टर शिष्य रिश्ता नहीं था। खैर, चूंकि उसने तुम पर हाथ उठाया, मैं न तो मदद कर सकता हूं और न ही इसे ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ सकता हूं। शिजोम और नगेश ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में हैरानी दिख रही थी। ये आदमी आखिर था कौन? इतना ताकतवर और चिकित्सा में भी निपुण। यहाँ तक कि मेडिसिन वैली के अल्फेश भी उसकी चिकित्सा कला में हार गए थे। उसे मास्टर कहकर बुलाया और हार मान ली। शिजोम को एहसास हुआ कि आज चिकित्सा लेना निराशाजनक था। उसने पूछा, तुम्हें इलाज नहीं करना, बस हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में बताओ। अल्फेश ने जवाब दिया, वह प्रलयनाथ का शिष्य है, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं उसकी चिकित्सा कला अपने मास्टर को भी पार कर चुकी है। उसकी ताकत के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। प्रलयनाथ? करण वाकई उस पागल का शिष्य था। नगेश का दिल ठंडा पड़ गया और इस बार वह सचमुच बर्बाद हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के अल्फेश मुड़ा और चला गया। उसने जो अभी कहा था वह सच था। सबसे पहले, वह नगेश को बचा नहीं सकता था और इससे भी महत्वपूर्ण, उसे लगता था कि वह बचाना भी नहीं चाहिए। काश वह ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गया होता, तब उसे निश्चित रूप से नगेश का इलाज करने का भरोसा होता। दुर्भाग्य से वह केवल आत्मिक मंडल में था। नगेश ने निराशा से शिजोम की ओर देखा। अब क्या करूं? वापस जाकर मौत का सामना करूं? शिजोम ने एक पल सोचा, दांत पीसते हुए कहा, मैं पासवान परिवार को फोन करता हूं और बूढ़े पासवान से बीच बचाव करने को कहता हूं। जब तक वह बूढ़े आदमी को कुछ सम्मान देने को तैयार है, हम अपनी स्थिति कम रख सकते हैं, कुछ मुआवजा दे सकते हैं और शायद सब ठीक हो जाए। नगेश के दिल में उम्मीद की किरण जगी। ठीक है। शिजोम ने फोन उठाया और पासवान परिवार के मुखिया तेजंत का नंबर डायल किया। तेजंत भाई, मैं शिजोम बोल रहा हूँ। तेजंत हंसा। मिस्टर शिजोम, काफी समय बाद बात हुई।
इस कॉल का क्या मकसद है? शिजोम ने विनम्रता से कहा। नगेश ने किसी की मदद करने की कोशिश में कुछ मुसीबत मोल ले ली और हम चाहते हैं कि पासवान परिवार बीच बचाव में मदद करे। हम मुआवजा देने को तैयार हैं। तेजंत ने हैरानी से पूछा, तुमने किसे नाराज कर दिया कि मुआवजा देने को तैयार हो? फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। शिजोम ने कड़वाहट से जवाब दिया, ये एक बाहर का नौजवान है जिसका नाम करण है। नगेश को पहले नहीं पता था कि वह महान ग्रैंड मास्टर है और उसने दूसरों की मदद करने के लिए उसकी पत्नी और उसे अगवा करने की कोशिश की। करण, तेजंत की आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। मिस्टर शिजोम, इस मामले में पासवान परिवार शायद मदद न कर सके। शिजोम ने जल्दी से कहा, तेजंत भाई, पूरे चंडीगढ़ में केवल बूढ़े पासवान ही महान ग्रैंड मास्टर हैं और पासवान परिवार ही उनके बराबर बात कर सकता है। जब तक पासवान परिवार बीच बचाव में मदद करता है और वह शांतिपूर्ण समाधान के लिए तैयार होता है, हम मुआवजा देने को तैयार हैं। तेजंत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मिस्टर शिजोम, पासवान परिवार वाकई इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि हमारा भी उसके साथ कुछ झगड़ा है और अब वह पासवान परिवार से नाराज है। करण का पासवान परिवार के साथ भी झगड़ा है। शिजोम का पहला विचार था कि अगर सबका उससे झगड़ा है तो क्या वे स्वाभाविक रूप से दोस्त नहीं हैं? क्या उन्हें एकजुट नहीं होना चाहिए? तेजंत ने शायद शिजोम के विचारों को भांप लिया और नहीं चाहता था कि वह गलत समझे, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से समझाया, कुछ दिन पहले करण ने जायसवाल परिवार, पांडे परिवार और चटर्जी परिवार के साथ मिलकर मल्होत्रा परिवार के पूर्वज पूजा समारोह के मौके पर, जो मध्य शरद ऋतु उत्सव पर था, मल्होत्रा परिवार को घेर लिया। हमारे पासवान परिवार के पुरखा को मल्होत्रा परिवार ने समारोह देखने के लिए बुलाया था और स्वाभाविक रूप से उन्हें मल्होत्रा परिवार की मदद करनी पड़ी। बूढ़े आदमी ने करण को मारने का इरादा किया था, जो इस सब का आयोजक था, लेकिन करण ने लड़ाई के दौरान सीमा तोड़ दी और महान ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया। वह कई हमलों से बच गया और फिर प्रियंका ने महान ग्रैंड मास्टर नंदा को बुलाकर बूढ़े आदमी को आगे बढ़ने से रोक दिया। नतीजतन मिशन असफल रहा और बूढ़े आदमी को वापस लौटना पड़ा, जबकि मल्होत्रा परिवार का सफाया हो गया। करण शायद अब पासवान परिवार से बहुत नफरत करता है, इसलिए ये नहीं कि पासवान परिवार आपकी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि उनके पास मदद करने का कोई रास्ता ही नहीं है। तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। शिजोम हैरान रह गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मल्होत्रा परिवार खत्म हो गया। तेजंत ने सिर हिलाया, हाँ, एक झटके में खत्म। अब कल्टीवेशन की दुनिया में मल्होत्रा परिवार नहीं बचा। शिजोम ने हैरानी में गहरी सांस ली, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये बहुत क्रूर था। मल्होत्रा परिवार तब खत्म हो गया था जब करण अभी ग्रैंड मास्टर स्तर पर था और अब करण महान ग्रैंड मास्टर बन चुका था। क्या भंडारी परिवार को खत्म करना उसके लिए आसान नहीं होगा? शिजोम ने पीले चेहरे के साथ फोन काट दिया। नगेश की ओर देखा, जो व्याकुल और आत्मा खो चुके इंसान की तरह लग रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद नगेश खड़ा हुआ और आह भरी, मैं उससे मिलने जाता हूँ। शिजोम ने उसे पकड़ा, अगर वह तुम्हें मारना चाहता है तो? नगेश ने सिर हिलाया, अगर वह मुझे मारना चाहता है तो मार दे। ये मामला मुझसे शुरू हुआ और मेरे साथ ही खत्म होगा। ये सब मेरे द्वारा मचाई गई मुसीबत से शुरू हुआ। मैं पूरे भंडारी परिवार को इसके लिए भुगतान नहीं करने दे सकता। शिजोम ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ जाकर फिर से बात करूं? नगेश ने दृढ़ता से मना किया, तुम मत जाओ और किसी और को भी मत ढूंढो। ये आदमी बेरहम है। अगर मैं पूरी तरह से झुक जाऊं और सिर झुका दूं तो शायद जीवित रहने का एक छोटा सा मौका हो। अगर तुम गए तो शायद तुम भी वापस ना आ सको। झुक जाओ। शिजोम ने चिंतित होकर नगेश की ओर देखा, उसका चेला बन जाओ। नगेश ने आत्मा मजाक में कहा, अगर मुझे जीना है तो वह जो कहेगा मैं करूंगा। चेला बन सकता हूँ, कुत्ता बन सकता हूँ, कुछ भी। जिंदा रहने के लिए मुझे अपनी गरिमा और गर्व छोड़ना होगा। वैसे भी मैं पहले ही उसके सामने घुटने टेक चुका हूँ। जब एक बार इंसान घुटने टेक लेता है तो कुछ और बार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह एक महान ग्रैंड मास्टर है, तो इसमें इतनी बेइज्जती भी नहीं है जब तुम इसके बारे में सोचते हो। शिजोम के पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिर करण एक महान ग्रैंड मास्टर था। नगेश ने करण को नाराज क्यों किया? उसे और उसकी पत्नी को अगवा करने की कोशिश की और उसकी जिंदगी को खतरे में डाला। तुम पर 3 यिन मेरिडियन काटने की तकनीक का असर है और तुम्हारे पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। चाहे कुछ भी हो, जब तक हरी पहाड़ियां बची हैं तुम जिंदा रहोगे। थोड़ा अपमान कुछ भी नहीं, जिंदा रहना ही काफी है। अगर तुम्हें बदला लेना है तो इसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। नगेश ने एक सिगरेट जलाई और एक जोरदार कश लिया। मुझे पता है, चलो बदला लेना। मैं अब कितना बुरा हूँ। पूरे परिवार में कोई महान ग्रैंड मास्टर नहीं है, फिर भी करण इतनी कम उम्र में पहले ही महान ग्रैंड मास्टर बन चुका है। हम भविष्य की क्या बात कर सकते हैं? यहाँ तक कि अगर मैं अपनी जिंदगी में महान ग्रैंड मास्टर बन भी जाऊं, मुझे डर है कि करण तब तक चक्रवीर बन चुका होगा, फिर भी मुझे एक उंगली से कुचल सकता है।
आखिरकार ये मामला मेरी अपनी गलती है, मैं बहुत घमंडी था। इसकी कीमत चुकाना ही ठीक है। अपनी नियति स्वीकार कर लो। नगेश कमरे से बाहर निकला और एक सांस में सिगरेट खत्म की। उसने सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया, गाड़ी में बैठा और गाड़ी दहाड़ते हुए चली गई। आंगन में लाशें साफ हो चुकी थीं और दिनेश अभी भी सावधानी से दरवाजे पर खड़ा था, हिम्मत नहीं कर रहा था कि वह चले जाए, जैसे कोई खड़ा पहरेदार हो। करण एक कुर्सी पर बैठा था, हाथ में ताजी बनी चाय का कप लिए समय देख रहा था। इतना समय हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बॉस भाग गया? दिनेश ने सोचा, मुझे कैसे पता होगा। मैं अभी भाग जाना चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा। शायद नहीं। क्या उसे मिस्टर करण की 3 दिन मेरिडियन काटने की तकनीक का असर नहीं हुआ था? करण हंसते हुए बोला, शायद उसने किसी को ढूंढ लिया जो इसे हटा सके। हालांकि ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसे हल करना असंभव नहीं है। बस एक ग्रैंडमास्टर स्तर का डॉक्टर ढूंढो और अभी भी मौका है। दिनेश ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बस एक अजीब सी मुस्कान दी। प्रियंका बालकनी पर बैठी थी और पूछा, क्या मैं ईशांत को फोन करूं? जरूरत नहीं। करण हंसा, अगर उसने ईशांत को नहीं पकड़ा तो तुम भी उसे नहीं ढूंढ पाओगी। वे बात कर ही रहे थे कि एक मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज नजदीक आए और फिर आंगन के बाहर रुक गई। नगेश खाली हाथ गेट से अंदर आया और शांत भाव से करण को देखा। मैं नाकाम रहा। करण ने भौं उठाए, क्या उसके पास कोई विशेषज्ञ था? नगेश ने सिर हिलाया, मैंने उसे धोखा देने के लिए फ़ोन किया, कहा कि मैंने काम कर लिया और तुम्हें उसे सौंपना चाहता हूं। उसने मुझे एक पता दिया, कहा कि वह घर में इंतजार कर रहा है। जब मैं वहां पहुंचा और कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था, और जब मैंने उसे वापस फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद था। शायद उसे मेरे पहले कॉल से, जब मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछा था, शक हो गया था, इसलिए उसने पीछे का रास्ता छोड़ रखा था। करण ने नागेश को घूरा, तो तुम मरने वापस आए। नागेश ने गहरी सांस ली और एक घुटने पर बैठ गया। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो ये अब से तुम्हारी होगी और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं बेकस हूं, मार दो। करण के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उसने शांति से कहा, तुम्हें यकीन है ना कि तुमने ईशांत को कोई खबर नहीं दी? नागेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने सिर्फ रास्ते में उसे फ़ोन करके बताया था कि तुमने मेरे 4 आदमियों को मारा और तुम्हारी पहचान पूछी। मैंने और कुछ नहीं बताया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पहले से सावधान था। करण ने कुछ सेकंड सोचा, ठीक है, चूंकि तुमने पूरी कोशिश की, मैं अभी के लिए तुम्हारी जान बख्श देता हूं। लेकिन जल्दी करो, क्योंकि अब से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं, मेरी है। जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा, चाहे उसका मतलब मरना ही क्यों ना हो। नागेश ने राहत की सांस ली, हाँ, अब से मिस्टर करण मेरे मास्टर हैं। करण ने हाथ हिलाया, तुम भंडारी परिवार वाले हमेशा अपनी ताकत का ढोल पीटते हो। अब जाओ, पता करो कि ईशांत कहाँ छुपा है और जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताओ। हाँ। करण नागेश के पीछे गया और कुछ थप्पड़ों के साथ उसने उसे 3 yin विच्छेद नाड़ी तकनीक से मुक्त कर दिया। अगर तुमने आज की कसम तोड़ी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर तुम भागे तो मैं भंडारी परिवार के एक चक्रवीर की जान लूंगा। नागेश कांप गया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। आने से पहले उसने सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार किया था। अब सब कुछ ठीक ठाक निकल आया था। वो सब कुछ छोड़कर फिर से नहीं भागेगा, जिससे भंडारी परिवार को नुकसान हो। और फिर करण एक महान चक्रवीर है, वो भी इतनी कम उम्र में। उसका भविष्य असीमित है। हालांकि उसका नौकर बनना शायद अपमानजनक हो, लेकिन इसमें मौके भी हैं। कम से कम मरने से तो बेहतर है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब मैं मौत का सामना करने वापस आया तो मैं उसका पालन करूंगा। करण ने हाथ हिलाया, अपना फ़ोन नंबर दो और जाओ। जैसे ही कोई नतीजा मिले मुझे बताना। नागेश ने राहत की सांस ली और दिनेश के साथ विला से निकल गया। कार में बैठने के बाद ही उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और निर्देश दिया, दिनेश, सभी को बुलाओ और ईशांत को ढूंढो। दिनेश ने सावधानी से पूछा, हमें सचमुच उसे ढूंढना है? नागेश ने दिनेश की तरफ देखा और शांति से कहा, बाहरी लोगों के सामने मैं अभी भी ये रहे हॉल का मास्टर हूं, लेकिन मिस्टर करण के सामने वो मास्टर हैं और मैं नौकर। जो वो कहेंगे मुझे पूरे दिल से करना है। नतीजे की चिंता मुझे नहीं करनी और ना ही तुम लोगों को। दिनेश समझ गया कि नागेश का मतलब था कि जब बात करण से न जुड़ी हो तो सब कुछ पहले जैसा रहेगा, लेकिन जब करण की बात हो तो उसके आदेशों का बिना सवाल किए पालन करना है और पूरी मेहनत करनी है। समझ गया बॉस। ... करण ऊपर वापस गया और मुस्कुराते हुए बोला, आज रात तुम दोनों एक साथ सो, मैं सोफे पर सो लूंगा। प्रियंका ने करण को घूरते हुए कहा, आगे का क्या करोगे? करण हंसा, हालांकि मैंने नागेश को जांच करने को कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई नतीजा निकलेगा। ईशांत शायद अब तक चुपके से चंडीगढ़ छोड़ चुका होगा। उसे पकड़ने का मौका बहुत कम है। अभी के लिए अपनी नाराजगी रखो और बाद में बदला लेना।
थोड़ा रुककर करण ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। मुझे लगता है कि ईशांत अभी चंडीगढ़ से दूर रहना चाहेगा और शायद भविष्य में तुम्हारे करीब नहीं आएगा। प्रियंका ने सिर हिलाया और कड़वाहट के साथ कहा, मुझे सचमुच नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था, ऐसा क्यों किया। करण के मन में एक शक था, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं किया। करण और प्रियंका पहले ईशांत से मिल चुके थे और ईशांत ने तब किसी को उन्हें नुकसान पहुंचाने का आदेश नहीं दिया था। लेकिन इस बार उसने कार्रवाई की। शायद करण और उर्मिला के रिश्ते ने उसे भड़काया। हालांकि करण ईशांत नहीं था, लेकिन वो उस उत्तेजना को समझता था जो अपने सपनों को टूटते देखकर होती है। शायद यही वजह थी कि प्रियंका की खूबसूरत और सम्मानित छवि ईशांत के दिल में टूट गई, जिसके चलते उसने उन दोनों को बर्बाद करने के लिए कठोर कदम उठाया और बेशक बर्बादी से पहले अपने सपने को पूरा करना चाहा। ये ठीक वैसा ही था जैसे फिल्मों में साइकोपैथ किलर जब उन्हें अपनी चाहत की औरत नहीं मिलती तो उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा था तो शायद करण खुद ही ईशांत के इस कदम की वजह था। देर हो गई, चलो आराम करो। करण बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम के बड़े सोफे पर लेट गया। उसका मूड थोड़ा उलझा हुआ था। जब वो लोग आए थे तब वो क्या कर रहा था और उसके हाथ कहाँ थे। अगर वो लोग बीच में नहीं आते तो क्या वो और प्रियंका अब तक अपना रिश्ता पूरा कर चुके होते और असली जोड़ा बन गए होते। अब वो अकेले सोफे पर लेटा था, बेचारा। वो लोग वाकई मरने के लायक थे। अगर कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। करण ने प्रियंका और नंदा को एयरपोर्ट तक छोड़ा, सूटकेस प्रियंका को थमाया और मुस्कुराते हुए याद दिलाया। नंदा ने आंखें घुमाई, बच्चे कोई फोन की उम्मीद मत करना। जहां हम जा रहे हैं वहां मोबाइल की इजाजत नहीं है, लेकिन मेरे जैसे बूढ़े के साथ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मोबाइल नहीं? करण ने जिज्ञासा से पूछा, सीनियर कितना वक्त लगेगा? कम से कम एक समय सीमा तो बताओ ताकि मैं मानसिक रूप से तैयार रहूं। नंदा ने प्रियंका की तरफ देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ऐसे समझो मैं उसे एक अच्छे मकसद के लिए ले जा रहा हूं। अगर वो ज्यादा वक्त तक रहती है तो इसका मतलब है कि वो कामयाब हो गई। अगर वो नाकाम रही तो जल्दी लौट आएगी। तो अगर वो लौट आए तो तुम खुश हो सकते हो, और अगर नहीं लौटती तो तुम्हें उसके लिए और खुश होना चाहिए। करण हंसा, कम से कम एक समय सीमा तो होनी चाहिए। आखिर मैं उसका पति हूं, मुझे कुछ तो पता होना चाहिए। नंदा ने उसे सूक्ष्म नजरों से देखा, अगर वो नाकाम रही तो 10 दिन के अंदर लौट आएगी। अगर कामयाब रही तो 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। समय का कुछ पक्का नहीं। करण ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। वो प्रियंका की तरफ मुड़ा, तुम आराम से अपने काम निपटाओ, मैं बूढ़े का ख्याल रख लूंगा। प्रियंका को पहले नहीं पता था कि वो कितने वक्त के लिए जा रही है, और अब जब नंदा ने बताया कि ये 6 महीने तक हो सकता है तो वो अचानक घबरा गई। उसने और करण ने 3 महीने की समय सीमा तय की थी। अगर वो 10 दिन में लौट आए तो सब कुछ पहले जैसा रहेगा, लेकिन अगर वो जल्दी नहीं लौटी तो समय सीमा खत्म हो जाएगी। ग्रैंडपा नंदा, क्या मैं करण से अकेले में थोड़ी बात कर सकती हूँ? नंदा हंसे, हाँ, मैं प्रवेश द्वार पर इंतजार करता हूँ। नंदा के आगे बढ़ने के बाद प्रियंका ने हिचकिचाते हुए कहा, हमने पहले 3 महीने का समझौता किया था और अब वो समय सीमा करीब है। अगर मैं लौट आई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं जल्दी नहीं लौटी। करण के दिल में उलझन थी। जब समय आएगा तो क्या वो तलाक लेंगे या नहीं? हालांकि वो उलझन में था, प्रियंका पहले से ही एयरपोर्ट पर थी। करण ये नहीं कह सकता था, चलो तुम्हारे जाने से पहले तलाक ले लेते हैं। तो उसने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं, तुम पहले अपने काम निपटाओ। बूढ़े ने नहीं कहा कि अगर तुम ज्यादा वक्त रुको तो ये अच्छी बात है। 2 महीने से 6 महीने ज्यादा लंबा नहीं है। जब तुम लौटोगी तब बात करेंगे। प्रियंका की आंखों में हल्की चमक आए। वो सचमुच डर रही थी कि करण तलाक के लिए जल्दी करेगा। प्रियंका के नजरिए से वो वास्तव में तलाक नहीं चाहती थी, लेकिन 3 महीने का समझौता उसने खुद साइन किया था और उसे पता था कि शायद करण को बाहर कोई और लड़की पसंद है। अगर वो तलाक नहीं देती तो वो समझौता तोड़ रही होगी और बेशर्मी करेगी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। करण ने अपनी मर्जी से कहा कि लौटने पर बात करेंगे, जिससे उसे एक रास्ता मिल गया। इससे तलाक के अजीब फैसले का दबाव भी कम हो गया। प्रियंका ने सिर हिलाया, ठीक है, लौटने पर बात करेंगे, लेकिन जैसा हमने पहले तय किया था, तुम जो चाहो कर सकते हो, मेरा ख्याल करने की जरूरत नहीं। अगर हमें तलाक लेना हुआ तो मैं लौटने पर तुम्हारे साथ कागजात पूरे कर लूंगी। प्रियंका को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने फिर से समझौते की बात दोहराई। ये समझौते को बढ़ाने जैसा था, लेकिन आपसी दखलंदाजी न करने की शर्त अभी भी लागू थी। उसके अपने कारणों से समझौता तोड़कर करण को घसीटने का कोई कारण नहीं था, है ना? शायद करण जिसे पसंद करता है वो इस 3 महीने की समय सीमा का लंबे वक्त से इंतजार कर रही हो। प्रियंका और करण के बारे में ज्यादा नहीं सोच पा रही थी।
कुछ रास्ते एक बार टेढ़े हो जाएं तो वापस सीधे होने में आसान लगते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल होते हैं। जो होने दो। कल रात जब करण और प्रियंका एक साथ बिस्तर पर थे, वो खुद को करण को सौंपने के लिए तैयार थी। लेकिन कौन जानता था कि कोई जबरदस्ती बीच में आ जाएगा। अगर वो दोनों वाकई एक हो गए होते तो शायद प्रियंका अपने दिल की बात कह देती और तलाक का फैसला करण पर छोड़ देती। लेकिन चूंकि दोनों ने अभी तक वो रेखा पार नहीं की थी, उसे कोई मान करने या समझौता तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, लौटने पर बात करेंगे। करण आसानी से राजी हो गया और उसके दिल में थोड़ी राहत थी। इससे उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या वो प्रियंका को छोड़ना नहीं चाहता था? क्या उसे प्रियंका से प्यार हो गया था? तो फिर शनाया का क्या? छोड़ो, उसने शनाया से वादा किया था कि 3 महीने के अंत में वो उसे जवाब देगा, चाहे प्रियंका हो या न हो। वो अपने वादे पर कायम रहेगा और लौटने पर उसे सच बता देगा। भविष्य में जो हो, या वो साथ रह सके या नहीं, कम से कम वो एक दूसरे को धोखा तो नहीं दे रहे थे। इन विचारों के साथ करण का दिमाग साफ हो गया। प्रियंका ने करण की चमकती आंखों को देखा और खुद को रोक नहीं पाए। उसने आगे बढ़कर करण को गले लगाया। थैंक यू, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। करण ने हल्के से प्रियंका के माथे पर उंगलियों से थपथपाया। हम पति पत्नी हैं आखिर, इतना बारीक हिसाब क्यों रखना?